Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the last lecture of logistics management. We have come a very far way, and lecture number 31 and 32, as per our discussion, as per our mutual agreement, as per instructions, is the revision lecture. In the last lecture actually I summarized all the topics that we have covered up till lecture 15. So in the current lecture I would be starting from lecture 16 onwards to the end. After discussing so many topics, actually we came to the transportation system. Transportation system is actually an integral part of the whole supply chain and logistics management process. If you see developed and developing countries, one of the basic differences is that their infrastructure, their transport systems are very well developed. When you go to developing countries, even the local transportation, like within the city and intercity transportation, are very well developed and they are sophisticated. So that is one of the major differences. So if you compare developed and developing countries, because of the modes of transportation, even in the far-flung areas, the goods and services are readily available. But in, for example, there are still many places even in Pakistan, like for example interior Sindh or interior Balochistan, interior Punjab, where goods are scarcely available. Not everything is accessible from over there. I mean, I do not say, I'm not saying कि वहाँ पे लोग जा नहीं सकते, definitely. लेकिन the point is कि not every good and service is readily available over there, and that is because one of the lacking thing is our lack of infrastructure for transportation. फिर सेकेंडली बिकॉज ऑफ आपकी ये सारी चीज़ें, एक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज़ कर देती है. दैट इज़ वाई अगर कोई चीज़ बहुत दूर डिलीवर करनी पड़ती है और उधर इतनी बड़ी मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती, तो जो आपके प्रॉफिट ओरिएंटेड आपका प्राइवेट सेक्टर है, दैट वुड नॉट गो ओवर देयर अनलेस देयर आर, आप कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स ओवर देयर फॉर देम. हाँ, पब्लिक सेक्टर के जाना तो मजबूरी ही है. पाकिस्तान पोस्टल सर्विस, टेलीफोन सर्विस, ये तो जहाँ भी फॉर एग्जांपल कंट्री की बाउंड्रीज है वहाँ पे किसी न किसी तरीके से पहुँचेंगे ही, लेकिन प्राइवेट सेक्टर वहाँ पे नहीं जाएगा. तो वो ये सारा जो डिफरेंस क्रिएट होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दैट इज़ नॉट वेल एस्टेब्लिश्ड. फिर जो ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, दैट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कॉस्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स. सो दैट वुड मीन, जैसे हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किया था इवन के लास्ट लेक्चर में, और बहुत शुरू में भी हमने जब ये इंट्रोड्यूस कराना शुरू किया था कोर्स को, तो जब एक प्रोडक्ट एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर प्रोड्यूस की जा रही है और डेवलप कंट्री के अंदर सेल की जा रही है, तो डेवलप्ड कंट्री बड़ी आसानी से वो चीज़ प्रोड्यूस भी कर सकती है. फॉर एग्जांपल फ्रांस ऑलमोस्ट एवरी गुड एंड सर्विस खुद से प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन वो डिपेंडेंट होता है चाइना के ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर. क्यों? बिकॉज द रीज़न इज़ कि वो प्रोड्यूस तो सस्ती कर ही रहे हैं. दैट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ दैट. बट देन द होल ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म इज़ वेल एस्टेब्लिश. सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो चीज़ अपनी ओरिजिनल कंडीशन के अंदर डिलीवर भी की जा सकती है. फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेफिनेटली इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंश्योर करता है. जैसे हम लोग ऑटो पार्ट्स की बात की थी हम लोगों ने इस केस के अंदर, कि बड़ी बड़े जो मैन्युफैक्चरर हैं, फॉर एग्जांपल सुजुकी कंपनी, या आप उन ब्रांड्स की बात नहीं करते, हम कहते हैं उनका एक सब कॉन्ट्रैक्टर है जो एक ख़ास पार्ट प्रोड्यूस करता है. वो पार्ट मैसिव स्केल पे प्रोड्यूस करता है और पूरे ग्लोब के ऊपर सप्लाई करता है उसको. मे बी दूसरी कार मैन्युफैक्चरर्स को भी देता हो. तो वो अगर एक फॉर एग्जांपल एक छोटा सा, इवन के आप कह सकते हैं कोई हब है या कोई इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ वॉशर और समथिंग, वो इतने मास स्केल के ऊपर प्रोड्यूस कर रहा है और उसको सप्लाई कर सकते हैं. दैट इज़ ओनली पॉसिबल अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एफिशिएंट हो और इफेक्टिव हो. देन पेरिशेबल आइटम्स, वो अब बड़े आराम से डिलीवर हो जाते हैं. एक ज़माने में वही हमने जो स्टार्ट में पढ़ा था कि इन ओल्डर टाइम्स जो कॉलोनीज़ होती थी, जो विलेजेस बनती थी, दोज वर नियर बाय, आप कह सकते हैं कि जो जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है. लेकिन जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इम्प्रूव करता जाता है, उनसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है. यानी कि आप फार्म्स वगैरह सरगोदा में और फॉर एग्जांपल डिफरेंट रीजन्स के अंदर बने हुए हैं, लेकिन उनसे जो पेरिशेबल आइटम्स हैं जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, वो हर शहर में, हर लोकेलिटी में डिलीवर किए जाते हैं. फिर आपका बिकॉज दैट रिजल्ट्स इनटू कंपटीशन एंड एक्सेस, तो दैट आल्सो रिजल्ट्स इनटू रिड्यूस प्राइसेस. जब फॉर एग्जांपल आपके लोकल प्रोड्यूसर्स जो हैं वो जो मार्केट को एक्सप्लॉइट करना शुरू करते हैं, तो इंटरनेशनल कंपटीटर बिकॉज ऑफ इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहाँ पे आके उससे कम्पीट करना शुरू कर देता है. एंड बेस्ड ऑन दैट वो ओवरऑल कंपटीशन की वजह से प्राइसेस नीचे चली जाती हैं और क्वालिटी इंप्रूव कर जाती है. जो हमने ट्रांसपोर्ट सिस्टम के परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स देखे थे, दोज आर लिस्टेड इन फ्रंट ऑफ यू इन द स्लाइड.
एक उसमें एवरेज ट्रांजिट टाइम था कि जो टोटल टाइम लगता है एक चीज़ दूसरी। अभी हम जब आगे जाके ट्रांसपोर्ट सिस्टम की डायमेंशंस देखेंगे दैट व्हाट इज इंक्लूडेड व्हेन वी आर सेइंग कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जब मैं बात कर रहा हूँ, व्हाट एग्जैक्टली इज इंक्लूडेड इन दैट इज वन ऑफ द मेन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस होल सिनेरियो। तो फिर हम जब मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को आपस में कंपेयर करने जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रेल रोड है, ट्रकिंग है, आप लोगों का एयर फ्राइट है, आपका सी कार्गो है, सी शिपमेंट्स है, तो ये सारी चीज़ों को जब हम कंपेयर करते हैं देन वी टॉक अबाउट एवरेज ट्रांजिट टाइम, कि ऑन एवरेज वो कितनी देर में चीज़ डिलीवर की जा सकती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की। अगर हम एक मैन्युफैक्चर के एंड से देखते हैं कि हम चीज़ प्रोड्यूस करके डिलीवर करना चाहते हैं तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाती हैं। तो उन मल्टीपल ऑप्शंस को अब कैसे देखते हैं आप, वो किन ग्राउंड्स पे कंपेयर करते हैं, दीज आर द क्राइटेरियाज। इसी वजह से इसको परफॉर्मेंस इनके क्राइटेरियाज हैं। ये एवरेज ट्रांजिट टाइम ये बताता है कि ऑन एवरेज चीज़ कितने टाइम में डिलीवर हो जाती है। ट्रांजिट टाइम वेरिएबिलिटी ये बताता है कि जो उसका एवरेज ट्रांजिट टाइम है उसके अंदर डेविएशन कितनी है। दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि अगर एक चीज़ हम कहते हैं जी ऑन एवरेज 5 दिन के अंदर डिलीवर की जा सकती है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, तो उसमें डेविएशन कितनी ज़्यादा आती है, कितनी दफ़ा वो 4 दिनों में डिलीवर हो जाती है, कितनी दफ़ा 6 या 7 दिनों में जाकर डिलीवर होती है। तो वो जो वेरिएबिलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम्स हैं उनकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन्हीं चीज़ों के ऊपर। लॉस एंड डैमेज कितना ज़्यादा होता है, अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग अवेलेबिलिटी एंड कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी इज अगेन अ क्वेश्चन मार्क। जब कैपेबिलिटी की हम बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी वो जो चॉइसेस हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं। जब हम चॉइसेस की तरफ जाएंगे तो आपको अगेन विल डिस्कस दैट। फ्रीक्वेंसी ऑफ मूवमेंट एंड वेरियस लेस अदर टेंजिबल सर्विसेज। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लाइन हॉल चार्जेस, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर डिलीवर करने का मोस्टली ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेज और बिटवीन टू मेजर सिटीज़। टर्मिनल एंड लोकल चार्जेस कि जब आप फॉर एग्जाम्पल अपने लोकल यहाँ से चीज़ मूव कर रहे हैं तो वो आपको एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ते हैं। टर्मिनल पॉइंट पे जहाँ पे आप रुकते हैं या जिधर आप डिलीवर करते हैं वहाँ पे क्या एक्सेसोरियल और स्पेशल चार्जेस, ये हम चीज़ें आगे जाके एक दफ़ा फिर गो थ्रू कर लेंगे। ये वो ट्रांसपोर्ट चॉइसेस हैं बहुत सारी। अब मैं लिस्ट में से अगर फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ मैन्युफैक्चरर आई वुड रियली बी वरीड व्हाइल लुकिंग एट दीज दैट विच वुड बी द मोस्ट ऑप्टिमल ऑप्शन। क्या वो सी शिपमेंट है, पाइपलाइन है, रेल है, फॉर एग्जांपल ट्रक है, थ्रू एयर कार्गो है, फिर वो कोऑर्डिनेटेड है, क्या इनके मतलब कम्बिनेशंस हैं, पिगी बैग, बडी बैग और फिशी बैग, क्या वो स्मॉल शिपमेंट्स हैं, यूपीएस, फेडरल एक्सप्रेस, पाकिस्तान के अंदर टीसीएस, डीएचएल, ओसीएस, पाकिस्तान पोस्टल सर्विस, एजेंट्स हैं, फ्राइट फॉरवर्डर्स हैं या शिपर एसोसिएशंस हैं या दूसरे फॉर एग्जांपल बाइसाइकिल्स, टैक्सीज, ह्यूमन इलेक्ट्रॉनिक वगैरह। द पॉइंट इज कि ये चॉइसेस इतनी कॉम्प्लिकेटेड रहती नहीं है व्हेन वी एक्चुअली गेट इनटू डिलीवरिंग अ सर्टेन प्रोडक्ट। मैंने आप लोगों को आगे जाके जब हम लोगों ने अभी इस दफ़ा फिर एक दफ़ा कोल्ड चेन को नज़र मारेंगे उसके ऊपर, बट द पॉइंट इज कि हमने कोल्ड चेन पढ़ना शुरू किया तो हमें पता चला हमारे पास ऑप्शंस बड़ी लिमिटेड है जिनके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं। बिकॉज व्हेन यू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट तो इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें वैसी वाइप आउट हो जाती हैं। जब आपने कैमरे ट्रांसपोर्ट करने हैं तो आपके पास फॉर एग्जांपल अगर मास लेवल पर ट्रांसपोर्ट करें तो आपके पास पाइपलाइन की ऑप्शन ख़त्म हो जाती है। अगर आपने इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट करनी है, उसको एक्सपोर्ट करना है तो आपके पास ट्रक की इन मैनी केसेस अदर दैन फ्यू कनेक्टेड कंट्रीज आपका फॉर एग्जांपल यूरोप आपने भिजवानी तो आपके पास ट्रकिंग की ऑप्शन खत्म हो जाती है। जब फॉर एग्जांपल या यूपीएस या स्मॉल स्केल पार्सल सर्विस की ऑप्शन खत्म हो जाती है तो दैट या ये जो ऑटोज़ और बाइसाइकिल्स की ऑप्शन खत्म हो जाती है। द पॉइंट इज़ कि वो प्रोडक्ट के ऊपर बड़ा डिपेंडेंट होता है। फिर इनके मल्टीपल कम्बिनेशंस भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप कराची पोर्ट पे भिजवाते हैं थ्रू ट्रक्स और उसके बाद आप भिजवाते हैं आगे फॉर एग्जांपल थ्रू सी शिपमेंट्स, या आप एयर फ्राइट कर रहे हैं तो आप अपने एयर फ्राइट फॉरवर्डर को हायर कर लेते हैं। इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्पैच एंड डिलीवर टू योर कस्टमर। तो इसका मतलब है आप लोगों की ऑप्शंस इतनी कॉम्प्लिकेटेड रहते नहीं है। बट द पॉइंट इज़ कि वो जो हम परफॉर्मेंस पैरामीटर्स डिस्कस कर रहे थे वो इनकी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जब यूज़ करते हैं उसकी वजह से उसकी चॉइसेस लिमिटेड रह जाती हैं। चॉइसेस लिमिटेड कैसे लाई जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वो तो खैर चॉइस हमने लिमिटेड डिस्कस कर लिया, मतलब उनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इनके अंदर फॉल करती हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल एयर जो आपका फ्लाइट्स हैं उनके अंदर अगर हम ट्रांजिट टाइम देखें तो ट्रांजिट टाइम इज़ मिनिमम, ट्रांजिट टाइम वेरिएबिलिटी देखें दैट इज़ ऑल्सो वेरी लेस, लॉस एंड डैमेज देखें दैट इज़ ऑल्सो वेरी लेस। लेकिन फिर एक और एस्पेक्ट है कि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है उससे ट्रांसपोर्ट करने की। इसी तरह ट्रक है, रेल है, वाटर है, पाइपलाइन है, हर एक के अपने अपने हिसाब से वो कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी करती हैं और डिफ़र करती हैं।
देन हमने वो इन्हीं लेक्चर्स के दौरान ड्यूटी फ्री जोन्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। ड्यूटी फ्री जोन्स, फ्री ट्रेड जोन्स, नॉट ड्यूटी फ्री बट फॉरेन या फ्री ट्रेड जोन्स बनते हैं। बेसिकली दीज आर ड्यूटी फ्री जोन्स जिनके अंदर फॉर एग्जांपल आप मैन्युफैक्चरिंग या स्टोरेज कर सकते हैं। इसमें आपने ड्यूटीज़ नहीं पे करनी होती उस होम कंट्री को। तो जैसे फॉर एग्जांपल गवादर पोर्ट पे अगर आप ड्यूटी फ्री जोन इस्टेब्लिश करते हैं, फ्री ट्रेड जोन इस्टेब्लिश करते हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल लेट से आपका कोई एक कंट्री चाइना कोई चीज़ एक्सपोर्ट करना चाहता है, वो शिप के थ्रू उस ड्यूटी फ्री जोन में एंटर होगी। वहाँ पे उस प्रोडक्ट की असेंबलिंग या डिसमेंटलिंग या पैकेजिंग या पाकिस्तान से अगर उसमें कोई चीज़ एडजस्ट होनी है, कोई इंटरमीडिएट गुड आके मजीद उसमें ऐड होनी है, तो वो आके ऐड होगी, पैकेज होगी, उसके बाद जब डिस्ट्रीब्यूट करेगा विदाउट पेइंग एनी एडिशनल ड्यूटीज़ वो वहाँ से लेके बाहर चला जाएगा। अगर वो चीज़ पाकिस्तान के अंदर भेजेगा तो उसके ऊपर डेफिनेटली ड्यूटी पे करेगा, जो ये आपको इस स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है। फिर हम लोगों ने रेट्स डिस्कस किए थे कि हमने ट्रांसपोर्टेशन के रेट्स कैसे कैटेगराइज किए जाते हैं। एक होते हैं लाइन हॉल रेट्स, दूसरे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट रेट्स या कमोडिटी रेट्स, और तीसरे होते हैं स्पेशल सर्विस चार्जेस। जो आपके लाइन हॉल रेट्स के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट रेट्स लिखा हुआ है, दैट इज़ वो जो नीचे भी कॉन्ट्रैक्ट रेट्स लिखा हुआ है उसको हम अलग से डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन जो आपके लाइन हॉल रेट्स होते हैं वो क्या चीज़ होती है बेसिकली, ये आपके लाइन हॉल रेट्स के करने के दो तरीके हैं। एक तो खैर लोकल डिलीवरी रेट, डायरेज रेट्स जो नीचे लिखे हैं वो लोकल डिलीवरी के डिफरेंट रेट्स बेस्ड ऑन द क्वांटिटी एंड साइज ऑफ टाइमिंग उनके ऊपर डिपेंडेंट करता है। तीसरा आपके क्लास रेट्स होते हैं। क्लास रेट्स बेसिकली प्रोडक्ट को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि बिकॉज द प्रॉब्लम इज कि हमने जिस तरह डिस्कस किया, एवरी प्रोडक्ट हैड इट्स ओन डायनामिक्स जिसके तरीके से उसको हैंडल करना है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को आपने डिफरेंट तरीके से हैंडल करना है एज कम्पेयर टू ब्रेड। कार्स को आपने डिफरेंट तरीके से हैंडल करना है एज कम्पेयर टू मोबाइल फोन्स, राइट। तो आपने फिर इसका मतलब है कि वन सोल्यूशन है कि जैसे आपने पैकेज्ड वीट को डिफरेंट तरीके से हैंडल करना है, आपने रॉ वीट को डिफरेंट तरीके से हैंडल करना है, आपने फ्लोर को डिफरेंट तरीके से हैंडल करना है। अब ये 3-4 कैटेगरीज बन जाती हैं। तो इसका मतलब आपने मीट को डिफरेंट तरीके से, आपने फॉर एग्जांपल कैटल को डिफरेंट तरीके से हैंडल करना है वंस दे आर स्लॉटर्ड, आपने उसकी मीट को डिफरेंट तरीके से हैंडल करना है वंस दे आर स्लॉटर्ड एंड प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड, देन यू नीड टू हैंडल देम डिफरेंटली। सो द होल पॉइंट इज ऑफ मेकिंग दीज क्लासेस, द होल पॉइंट ऑफ मेकिंग दीज क्लासेस इज कि आप प्रोडक्ट को उसकी हैंडलिंग के हिसाब से, अब उसके अंदर 2-4 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो वो हमने पढ़ा था बल्क टू वेट रेशियो, इसका एस्पेक्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट, कि कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो फॉर एग्जांपल अपनी क्लास के अंदर आप जिस कैटेगरी के अंदर आते हैं उसमें अगर फुल ट्रक लोड बनाएंगे भी तो वो वॉल्यूम शायद पूरा कवर ना करें, या जब आप उसको फुल ट्रक लोड कैपेसिटी, जो ट्रक की कैपेसिटी उसके अंदर पूरा उसको लोड कर देते हैं तो उसने स्पेस ज़्यादा घेरा हुआ है एज कम्पेयर टू द अदर प्रोडक्ट, क्योंकि वेट और उसमें बल्क में दोनों के डिफरेंस है। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल 1000 टन जो है आप वीट इकट्ठी करें, या 1000 टन आप आयरन इकट्ठा करें, या 1000 टन आप मैट्रेसेस इकट्ठे करें, सबका बल्क एक दूसरे से डिफरेंट है, राइट। तो इसका फिर क्लास रेट्स बनते हैं प्रोडक्ट की कैटेगराइजेशन। यूजुअली जो मोटर एसोसिएशंस होती हैं, जो इस तरह ट्रकिंग एसोसिएशन हो सकती है, यूएसए के अंदर है नेशनल मोटर फ्राइट क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स, उन्होंने क्लासिफिकेशंस बनाई हुई है प्रोडक्ट्स की। अब फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट जो है वो किसी एक क्लास के अंदर फॉल करती है, फिर उस क्लास को आप देखेंगे कि उसका ट्रक लोड रेट क्या बनता है, लेस देन ट्रक लोड रेट क्या बनता है, ट्रक लोड रेट क्या बनता है, वो आ गया। उसके बेस पे फिर आप डिस्टेंस के हिसाब से देखेंगे उसको। सेकंड, आप 2 बेसिकली उन्होंने टेबल्स बनाए हुए हैं जिसके थ्रू आप फॉलो करते हैं, ये रेट टेबल्स ऑफ टैरिफ्स बेसिकली, दैट इज कि आप वो एक पहले रेट क्लास, उसकी क्लास आइडेंटिफाई करेंगे कि इस क्लास के अंदर फॉल करती है, उसका ट्रक लोड रेट या लेस देन ट्रक लोड रेट ये बनता है, फिर आप जाके रेट टेबल के अंदर जाएंगे, डिस्टेंस के हिसाब से आप उसको कंपेयर करेंगे, तो वो यू कैन फाइंड आउट कि एग्जैक्टली कितना होता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट कैसे हो सकते हैं? स्पेसिफिक रेट्स फॉर गिवन शिपमेंट साइजेस फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स मूविंग बिटवीन डेजिग्नेटेड पॉइंट्स, कि आप कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर लेते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं उसको। जैसे हम लोगों ने आगे जाके अभी इसमें भी दोबारा देखेंगे हमने अगर टाइम मिला तो, अदरवाइज हम लोगों ने एक पूरा पढ़ा था उसका एजिलिटी लॉजिस्टिक्स का, जिन्होंने मेट्रो के साथ पूरा वो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है इन विच वो उनको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, गिवन क्वांटिटी, गिवन टाइम पीरियड्स, गिवन नंबर ऑफ डिलीवरीज एंड गिवन टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो वो डिफाइंड है, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट रेट्स होते हैं, कमोडिटी रेट्स होते हैं। फिर आ जाते हैं स्पेशल सर्विस चार्जेस। स्पेशल सर्विस चार्जेस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आप बेसिकली देख रहे होते हैं कि जब आप एक प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं तो उसके फिर वो मोडेलिटीज़ क्या डिस्कस आप फाइनलाइज करते हैं उसके अंदर। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल डाइवर्जन एंड रिकनसाइनमेंट चार्जेस ले लेते हैं कि अगर मैं प्रोडक्ट उधर भिजवा रहा हूँ, यहाँ से अर्जेंट डिमांड उधर की आगे मैं उसको डाइवर्ट करता हूँ तो क्या कितने एक्स्ट्रा चार्जेस तुम लोगे, वो चीज़ें पहले ही कॉन्ट्रैक्टेड हों तो बेहतर होता है। इसी तरह स्टॉप ओवर प्रिविलेज आप ले लेते हैं। स्टॉप ओवर प्रिविलेज की हमने एग्जांपल भी डिस्कस की थी आगे।
स्टॉप ओवर प्रिविलेज इज बेसिकली कि आप जहाँ पे जाके रुकते हैं वो वहाँ पे आप एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट पे कर देते हैं उनको, पहले से होता है कि मैं अगर पर स्टॉप ओवर मैं इतने पैसे तुम्हें एक्स्ट्रा दूंगा, और आप उसमें प्रोडक्ट कंसोलिडेट भी कर सकते हैं। आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिसाइड कर लेते हैं और दरमियान में आप स्टॉप ओवर्स लेते जाते हैं और अपना वो ट्रक लोड मीट कर लेते हैं। हमने ब्रेक वेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक वेट ब्रैकेट के अंदर फॉलो करते हैं, आया अगर आप नेक्स्ट ब्रेक वेट अगर नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर आप चले जाते हैं तो आया क्या आपको वो क्वांटिटी भिजवाना सस्ता पड़ता है या महंगा पड़ता है। देयर वाज अ फॉर्मुलेशन फॉर दैट जिसका हम लोगों ने न्यूमेरिकल किया था। ये स्टॉप ऑफ प्रिविलेज का आप लोगों के सामने एक स्कीमेटिक डायग्राम सॉर्ट ऑफ थिंग बना हुआ है कि पॉइंट आपके पास 3-4 ऑप्शंस हैं। आप इस पूरे वेट को पॉइंट आई से आप फॉर एग्जांपल आप इसको मुख्तलिफ जगहों पे डिलीवर करना है, आपने फुल लोड चलाया, आप कह सकते हैं आई से जे तक 30,000 पाउंड, जे से के तक 22,000 पाउंड, के टू एल तक 10,000 पाउंड। एक तो आप इस तरह के 3 कॉन्ट्रैक्ट्स उससे फॉर एग्जांपल डिफरेंट रेट्स ले लें, दैट वुड बी एक्सपेंसिव मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन अगर आप आई से एल तक का 30,000 पाउंड का फुल ट्रक लोड का एक ही एग्रीमेंट कर लेते हैं और उसके बाद आप थोड़ी सी अमाउंट का स्टॉप ओवर ले लेते हैं उससे, दैट वुड मीन कि आप बीच में स्टॉप ओवर हर स्टॉप के जे के ऊपर और के के ऊपर आप रुकें और आप उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करें, और डेफिनेटली जे के एल के ऊपर रुकें, एक्स्ट्रा पेमेंट करें और आप वो बेसिकली अपना रिड्यूस करते रहें। इसकी हमने एग्जांपल ही पढ़ी थी एंड वी डिस्कस्ड कि जी इट इज़ वेरी दैट वाज बेनिफिशियल। फिर हमने प्राइवेट कैरियर कॉस्टिंग देखा। बहुत सारी बिजनेस एंटिटीज़ अपने पास प्राइवेट कैरियर्स को रखते हैं। प्राइवेट कैरियर्स आर बेसिकली आप कह सकते हैं एक नॉर्मल एजम्पशन ली जाती है कि प्राइवेट कैरियर आर केप्ट बिकॉज कॉस्ट उसकी कम पड़ती है। लेकिन एक सर्वे किया गया, अमेजिंगली इट वाज पॉइंटेड आउट कि प्राइवेट फ्लीट्स क्यों लोग रखते हैं। जब मैं प्राइवेट फ्लीट कहता हूँ मैं उसकी बात करूँ जैसे वॉल्स वाले जब आइसक्रीम डिलीवर करते हैं उनके अपने आइसक्रीम के ट्रक्स हैं, मैकडोनल्ड्स वालों की अपनी गाड़ियाँ हो सकती हैं, पेप्सी वालों की अपनी गाड़ियाँ चलती हैं, दे डू हैव देयर प्राइवेट फ्लीट्स। Now once they do have their private fleets, that automatically means कि there must be some reasons behind it. मैं वही बात कर रहा हूँ कि sometimes we consider that cost is the main reason, but very often जब there might be other reasons as well. एक सर्वे किया गया उसमें जो 3-4 reasons identify किए गए वो आपके सामने listed हैं इस वक्त। One of them is service reliability कि हमारे अपने हैं तो that is reliable basically. The second one is short order cycle time, that means कि आप बड़ी स्पीड से आप वो सारा ऑर्डर साइकिल टाइम अपना मैनेज कर सकते हैं। इमरजेंसी रिस्पांस कैपेबिलिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसकी वजह से लोगों ने अपनी प्राइवेट फ्लीट रखी हुई है। यानी कि वो प्रोडक्ट जिस टाइम पे जिधर डिलीवर करना चाहते हैं वहाँ पे अगर कोई एरर भी आता है तो इमरजेंसी रिस्पांस कैपेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। अगर कोई अचानक एक नया ऑर्डर ऐसा प्लेस हो गया जो अर्जेंटली डिलीवर करना है, इमरजेंसी रिस्पांस कैपेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। आप डाइवर्जन और स्टॉप ओवर सब कुछ खुद आराम से मैनेज कर सकते हैं। और मोस्ट इंटरेस्टिंगली बहुत सारा एक एस्पेक्ट उसका इम्प्रूव्ड कस्टमर कॉन्टैक्ट है, बिकॉज अगर कोका कोला कंपनी के अपने ट्रक्स हैं तो दैट वुड मीन कि वो कोका कोला का एम्प्लॉय ही जाके कस्टमर के साथ मिल रहा है, और जो उससे फीडबैक आया है दैट वुड बी मच डिफरेंट एज कम्पेयर कि आपने कोई प्राइवेट कंपनी हायर की हुई है। फिर इसी प्राइवेट ट्रकिंग फ्लीट के हम लोगों ने कॉस्ट को डिस्कस किया था। देयर आर ब्रॉडली 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट: फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड व्हीकल एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। जो वेरिएबल कॉस्ट है वो बेसिकली व्हीकल ऑपरेटिंग कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट वो है कि जैसे फॉर एग्जांपल जिसके अंदर आ जाता है अगर आपने कोई रोड टैक्स वगैरह गाड़ी का पे करना है, उसकी रजिस्ट्रेशन के कुछ चार्जेस पे करने हैं, आपने गाड़ी की इंश्योरेंस कराई है, वो फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट वो वाली कॉस्ट है कि इफ़ द व्हीकल इज मूविंग अराउंड, इफ़ द व्हीकल इज स्टैटिक ओवर देयर, वो कॉस्ट आपने बेयर करनी ही है। देन देयर इज ऑपरेटर कॉस्ट। ऑपरेटर कॉस्ट वो होती है कि जो आपने उसका ड्राइवर बेसिकली व्हीकल का ऑपरेटर रखा हुआ है उसकी जो कॉस्ट इनकर होती हैं। दोज वुड बी फॉर एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस और उसकी सैलरी और बेनिफिट्स, रिनोवेशन पैकेज पूरे का पूरा, दैट दोज आर व्हीकल ऑपरेटिंग, दोज आर ऑपरेटर कॉस्ट। फिर व्हीकल ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है। व्हीकल ऑपरेटिंग कॉस्ट फिक्स कॉस्ट के अलावा जब आप व्हीकल को ऑपरेट करना शुरू करते हैं देयर आर मेंटेनेंस कॉस्ट, देयर इज फ्यूल चार्जेस, देयर इज फॉर एग्जांपल रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ टायर्स और इंजन का वेयर एंड टेयर और ऑयल चेंजेस और वो सारी चीज़ें, एयर फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, वो सारी चीज़ें जो आप चेंज करते हैं व्हीकल को मेंटेन रखने के लिए, दोज आर ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर फॉर एग्जांपल व्हीकल का एक्सीडेंट हो जाता है उसमें कोई आपने चेंजेस करने, अगर आपने इंश्योरेंस नहीं कराई हुई तो दोज आर व्हीकल ऑपरेटिंग कॉस्ट। जब जैसे जैसे व्हीकल चलना शुरू करता है उसकी जो कॉस्ट इनकर होती है। देन वी केम टू द एस्पेक्ट ट्रांसपोर्ट के बाद वी केम टू द एस्पेक्ट ऑफ इन्वेंट्री। हमने इन्वेंट्री को डिस्कस करना शुरू किया। इन्वेंट्री के अंदर जो पहला टॉपिक हमने पढ़ा दैट इज फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग एक फर्म, एक बिजनेस एंटिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फोरकास्टिंग बेसिकली आपको क्या कहते हैं, द पॉइंट इज कि फोरकास्टिंग हम लोग करते क्यों हैं। फोरकास्टिंग इसलिए करते हैं कि जो
आपकी फ्यूचर डिमांड है या फ्यूचर फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस हैं, व्हाट द कस्टमर्स वांट इन द फ्यूचर, जो आपका बिजनेस है उसमें फ्यूचर में क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड है। रीज़न कि अगर फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने वाली है और आपको नहीं पता और आप उस हिसाब से नहीं प्रोड्यूस करते तो वो कस्टमर आपके चले जाएंगे, लॉस सेल्स हो जाएंगी आपकी। सो दैट वुड मीन दैट यू नीड टू नो वेल इन टाइम कि आपकी डिमांड में आगे क्या चेंजेस आने वाले हैं। दैट इज़ बेसिकली फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग में आप जो एक सप्लाई चेन के अंदर यू फोरकास्ट डिमांड, सेल्स और अदर रिक्वायरमेंट्स, यू फोरकास्ट परचेज प्राइस एंड यू फोरकास्ट रिप्लेनिश एंड डिलीवरी टाइम्स, रिप्लेनिशमेंट एंड डिलीवरी टाइम्स, कि आप जब इन्वेंट्री कितनी रखवानी है, कितनी बढ़ने वाली है, कम होने वाली है, इन्वेंट्री वाले फोरकास्ट कर रहे होंगे आगे फ्यूचर में डिमांड में क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो उस हिसाब से इन्वेंट्री में चेंजेस बताएंगे, आप उसके हिसाब से डिलीवरी टाइम्स के साथ एसोसिएटेड है प्रोडक्शन रन्स। तो इसका मतलब है पूरी सप्लाई चेन के अंदर प्रोडक्ट की डिमांड को अगर आप फोरकास्ट कर रहे हैं तो यू आर एट अ बेटर पोजीशन कि आप लोग जो है वो फ्यूचर चेंजेस एंटिसिपेट कर सकें। अदरवाइज आपको ये नुकसान होते हैं जो स्लाइड के अंदर रिप्रेजेंट हो रहे हैं कि अगर फोरकास्ट ना होना इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू आप कह सकते हैं ओवर फोरकास्ट एंड अंडर फोरकास्ट, यानी कि एरर्स आ जाएंगे। फोरकास्ट ना होना तो खैर और भी अजीब सी बात है। एक प्रोड्यूसर जो है फॉर एग्जांपल देयर इज अ गाय सिटिंग ऑन द कंप्यूटर, वो फोरकास्ट करता है, या वो ओवर फोरकास्ट कर देगा या वो अंडर फोरकास्ट कर देगा। अगर वो ओवर फोरकास्ट करता है तो उसका नुकसान क्या, प्रोड्यूस करके इन्वेंट्री बढ़ जाएगी। जब इन्वेंट्री बढ़ेगी तो उसको ऑब्सोलीट होने का चांस है, उसके वेस्टेज होने का चांस है, उसके फॉर एग्जांपल एक्सपायर होने का चांस है, यानी कि वेस्टेज। अगर टेक्निकल इक्विपमेंट है तो ऑब्सोलीट हो गई, अगर कोई एक्सपायरी डेट वाला आइटम है तो वेस्ट हो गया, एक्सपायर हो गया। एंड देन देयर इज आप कह सकते हैं हाई इन्वेंट्री कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट रादर। जब इन्वेंट्री रखी हुई है तो उसको आपको कॉस्ट तो बेयर करनी है, स्पेस उसका यूज़ कर रही है, वो आप उसका रेंट दे रहे हैं और आप वो एक आपकी देयर इज़ अ मनी टाइड अप दैट द गुड इज़ नॉट बीइंग सोल्ड। तो अब रिटेलर के पास भी एक्स्ट्रा पड़ी हुई है आगे इसी फ्लो में अगर आ गया है। लेकिन वही कंप्यूटर वाला पर्सन इंडिविजुअल जो है वो अगर अंडर फोरकास्ट कर देता है तो फिर अंडर प्रोडक्शन होती है और इन्वेंट्री शॉर्टेजेस हो जाते हैं। जब अंडर प्रोडक्शन होती है, इन्वेंट्री शॉर्टेजेस होते हैं तो सबसे पहले लेट डिलीवरी, स्टॉक आउटेज एंड शॉर्टेज कॉस्ट, हाई शिपिंग कॉस्ट। एक तो लेट डिलीवरी हमने आगे जाके इन कॉस्ट को स्टडी किया था, बैक ऑर्डर कॉस्ट सॉर्ट ऑफ सिनेरियो, उसमें भी स्टडी किया था। हम लोगों ने लॉस सेल्स कॉस्ट भी स्टडी की थी। जबकि शॉर्टेज हो जाएगी इन्वेंट्री की तो लॉस सेल्स कॉस्ट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी कस्टमर आएंगे, चीज़ नहीं मिलेगी, कुछ और लेके चले जाएंगे। और उसके अलावा आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इससे बढ़ जाती है, क्योंकि अब आप हम लोगों ने जिस तरह ट्रकिंग के अंदर पढ़ा कि फुल ट्रक लोड भिजवाना है कि इकोनॉमीज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आ जाता है। तो इसी तरह जब अब आप इमरजेंसी में व्हेन यू आर आउट ऑफ स्टॉक यू वुड ट्राई टू डिलीवर एट अ हायर रेट, दैट वुड रिजल्ट इनटू हाई शिपिंग कॉस्ट। फिर हमने जब फोरकास्टिंग को पढ़ने लगे तो हमने कहा कि फोरकास्ट को किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जो फोरकास्ट मेथड आप चूज़ करते हैं वो टाइम फ्रेम यानी कि शॉर्ट रन या लॉन्ग रन फोरकास्ट, डिमांड बिहेवियर की डिमांड किस टाइप की है वो आगे जाके अभी मैं आपको बता देता हूँ, कॉजेज ऑफ दैट बिहेवियर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम मोस्टली कि डिमांड बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने के बाद उसके कॉजेज के ऊपर आ जाते हैं। एक फोरकास्ट के अंदर जो एस्पेक्ट देना होता है, दैट देखना होता है, दैट इज़ स्पेशल वर्सेस टेम्पोरल फोरकास्ट, कि जो डिमांड ओरिजिनेट हो रही है वो कब ओरिजिनेट हो रही है, दैट इज टेम्पोरल, टाइम पीरियड के हिसाब से। स्पेशल फोरकास्ट वुड मीन कि किस लोकेशन के ऊपर आपकी वो डिमांड आप फोरकास्ट कर रहे हैं। स्पेशल फोरकास्ट को टैकल करने के फॉर एग्जांपल अगर एक नेस्ले का मैन्युफैक्चरर है जो आपका नीडो बना रहा है, वो उसके पास ऑप्शंस हैं। वो अगर फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री के अंदर प्रोड्यूस कर रहा है या इन्वेंट्रीज मैनेज हो रही हैं, वो अगर ब्रॉडली उसको अपनी डिमांड को फोरकास्ट करने लगेगा तो वो पाकिस्तान की फोरकास्ट करके बाद में रीजन्स के हिसाब से उसको डिवाइड कर देगा या अलग अलग रीजन्स के अलग अलग फोरकास्ट करके उसको हैंडल कर लेगा। देन देयर इज़ लंपी वर्सेस रेगुलर डिमांड। रेगुलर डिमांड बड़ी कंसिस्टेंट सी डिमांड होती है, उसके अंदर वो चेंजेस होते हैं जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, बट द पॉइंट इज़ यानी कि उसके अंदर सीजनल, साइक्लिकल और आप कह सकते हैं ट्रेंड वगैरह एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन एक लंपी डिमांड वो होती है जैसे आज है कल नहीं है, परसों फिर है तरसों फिर नहीं है, ड्यू टू सर्टेन रीजंस। वो प्रोडक्ट जो नॉर्मली अपने लाइफ साइकिल के एंड पे आ चुकी है तो किसी वक्त भी अगर बहुत स्पेशलिटी आइटम है तो वो, या स्पेशलिटी गुड्स जो हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशलिटी जो गुड्स हैं वो किसी किसी के कहने पे बनती हैं, तो वो फिर डेफिनेटली उनकी लंपी डिमांड एग्जिस्ट करती है। रेगुलर डिमांड वो जिसमें सारी साइक्लिकल और सीजनल फ्लक्चुएशंस हैं, ये ट्रेंड है, दैट इज़ रेगुलर डिमांड। Then there is derived demand and independent demand. Derived demand वो वाली डिमांड है which is derived from other products demand. If you are producing an intermediate good, जैसे फॉर एग्जांपल आपको केमिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं which is required for जो कैल्पॉल के अंदर डलता है मेडिसिन के अंदर,
तो अब जितनी कैलपॉल की डिमांड आएगी आप उससे अपनी डिमांड डिराइव कर सकते हैं। दैट मीन जो कैलपॉल का प्रोड्यूसर है, फॉर एग्जांपल ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन है, GSK, अगर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर एग्जांपल कैलपॉल, एक मेडिसिन, बुखार के टेम्परेचर की मेडिसिन है पैरासिटामोल की तरह, इफ दे आर प्रोड्यूसिंग दैट वुड मीन के जितना ऑर्डर उनको रिसीव हुआ है उसी ऑर्डर में से आप अपना ऑर्डर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अगर आपने वो केमिकल उनको सप्लाई करना है। तो दैट इज अ डिराइव्ड डिमांड। इट इज जो इसका फोरकास्ट है, इट इज रादर मोर एक्यूरेट। इसी तरह आपकी इंडिपेंडेंट डिमांड आ जाती है जिसकी डायरेक्ट किसी से एसोसिएशन नहीं है, दैट इज इंडिपेंडेंट डिमांड, यानी कि वो कस्टमर ओरिएंटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिपेंडेंट, सारी कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स। अब इसका ये मतलब नहीं कि उनके आपस में रिलेशंस में इकोनॉमिक्स में, अब इसको इकोनॉमिक्स में जो हम सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ते हैं, डू नॉट कंफ्यूज डिराइव्ड डिमांड एंड इंडिपेंडेंट डिमांड बेस्ड ऑन दैट। जैसे फॉर एग्जांपल जब चाय की डिमांड बढ़ती है तो साथ चीनी की डिमांड भी बढ़ जाती है, बट दैट नॉट एग्जैक्टली इज डिराइव्ड डिमांड, दैट इज आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट डिमांड, बट दोज प्रोडक्ट्स आर कॉम्प्लीमेंट्स विद ईच अदर। On the other hand, a derived demand is specifically the case that your product is only required for that product which is being produced. जैसे जो कटिंग ब्लेड्स होते हैं जो लॉन मोवर के अंदर लगते हैं, वो कटिंग ब्लेड सिर्फ लॉन मोवर में अगर आप उसको सप्लाई करते हैं तो वो उसी में लगने हैं। अगर लेंस हम एज्यूम कर लें, खास स्पेसिफिक टाइप का लेंस सिर्फ कैमरा के अंदर ही लगता है और वीडियो कैमरा के अंदर लगता है, तो दैट स्पेसिफिक टाइप ऑफ लेंस दैट यू आर प्रोड्यूसिंग इज एक्जैक्टली रिक्वायर्ड फॉर देम। तो बेसिकली यू कैन ईजिली फोरकास्ट दैट। जो फोरकास्टिंग का प्रोसेस है, दिस इज द लेआउट ऑफ दैट, कि फोरकास्टिंग का प्रोसेस सबसे पहले पर्पस, उसके बाद हिस्टोरिकल डाटा, प्लॉट एंड आइडेंटिफाई एनी पैटर्न्स, सेलेक्ट अ फोरकास्टिंग मॉडल दैट सीम्स टू बी अप्रोप्रिएट, देन यू मूव टू डेवलप एंड कंप्यूट द फोरकास्ट फॉर हिस्टोरिकल पीरियड। फिर उस फोरकास्ट को चेक करते हैं, एक्यूरेट है तो आगे जाने देते हैं, नहीं है एक्यूरेट तो दोबारा आप स्टार्ट करते हैं न्यू फोरकास्ट मॉडल के साथ, एडजस्टेड पैरामीटर्स के साथ। फोरकास्टिंग के आगे डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन ये ब्रॉड तरीके आते हैं। जब हिस्टोरिकल डाटा उठाते हैं तो फिर आप फॉर एग्जांपल टाइम सीरीज मेथोडोलॉजीज भी यूज़ कर सकते हैं। क्वालिटेटिव टेक्निक्स होती हैं, सर्वेज होते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियंस होते हैं, रूल बेस्ड होती हैं। एक्सपर्ट ओपिनियंस के अंदर डेल्फी मेथड आ जाता है, जनरल एक्सपर्ट ओपिनियन आ जाता है। हम लोगों ने इसके अंदर डिस्कस सर्वेज वगैरह भी किए थे, काफ़ी डिटेल में क्वालिटेटिव टेक्निक्स के ऊपर हम लोग गए थे। देन देयर हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन जिसमें एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग आ जाता है, मूविंग एवरेज वाला कॉन्सेप्ट जो है, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग है, क्लासिकल टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन हमने पढ़ा। फिर आपके कॉजल और एसोसिएटिव क्लासिकल, ये सारे हिस्टोरिक डाटा के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं जो भी मैंने बोले। फिर जो आपका कॉजल और एसोसिएटिव है, दैट इज़ बेस्ड ऑन रिग्रेशन एनालिसिस, कि आपका कुछ जनरल मजीद वेरिएबल जब किसी एक प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट करते हैं तो फिर वो भी आप इंक्लूड करके देखते हैं कि उनमें चेंजेस कहीं इसमें चेंजेस ना ले आए। और कोलैबोरेटिव फोरकास्टिंग वहाँ पे यूज़ होती है जब प्रोडक्ट की डिमांड इनमें से किसी टेक्निक से एस्टिमेट नहीं की जा सकती। मोस्टली जो लंपी डिमांड है, फॉर दैट देयर इज़ इनफैक्ट लंपी डिमांड तो एंटीसिपेट कोलैबोरेटिव मेथड के साथ की जा सकती है। जब हम हिस्टोरिक डाटा की बात करते हैं तो उसके अंदर ये चार चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, characteristics rather. These characteristics are trend which is a gradual change, a gradual long term change in आप कह सकते हैं in the total demand. इसका मैंने आप लोगों को ग्राफ दिखाया था। देखें डिमांड तो चेंज होनी ही होनी है टाइम के साथ, लेकिन अगर वो एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वो चेंजेस, चाहे अपवर्ड ट्रेंड है या चाहे डाउनवर्ड ट्रेंड है, दैट इज ट्रेंड एक्चुअली। जैसे 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 पॉपुलेशन बढ़ती है आपकी ओवरऑल हर प्रोडक्ट की डिमांड में एक अपवर्ड ट्रेंड आ सकता है उसकी वजह से। Then there are random variation movements in demand that do not follow any specific pattern, वो basically random data की तरह होती हैं। Then there are cyclical up and down specific movements, up and down repeated movements in the demand। ये जो movements हैं ये over the 2 years time period के अंदर आती हैं, over a longer time period over a year आ सकती हैं, these are cyclical। और उसके बाद आपके आ जाते हैं seasonal are very periodic movements। जैसे फॉर एग्जांपल आइसक्रीम की डिमांड इन द समर एंड विंटर सीजन एक साइकिल फॉलो करती है। समर में आइसक्रीम की डिमांड बढ़ जाती है, विंटर में ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। कॉफ़ी की डिमांड उससे ऑपोजिट चलती है, वो विंटर में ज़्यादा हो जाती है, समर में कम हो जाती है। तो ये वो साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस है जिसको आप कैप्चर करना होता है, रिपीटिव और पीरियोडिक मूवमेंट विच कैन बी कैप्चर्ड इजीली। फिर जब इन फोरकास्टिंग की तरफ हम करने पे आते हैं, एक्चुअली एग्जीक्यूट करने आते हैं, तो फिर मूविंग एवरेज का मेथड आ जाता है। There is a simple moving average and there is a weighted moving average। इस वक्त आपके सामने जो फार्मूला लिखा हुआ है वो सिंपल मूविंग एवरेज का है, और ये जो एग्जांपल इस वक्त सामने लिखी हुई है दैट इज 3 month मूविंग एवरेज। और बेसिकली इन दिस 3 month मूविंग एवरेज व्हाट यू डू इज, जो मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट है उसमें आप ये एज्यूम करते हैं दैट योर हिस्टोरिक डाटा इज बेसिकली द प्राइम डाटा थ्रू विच यू आर गोइंग टू फोरकास्ट।
कि आपकी जो पिछले साल की सेल है वो अगले साल की सेल को फोरकास्ट करती है। इसमें सबसे सिंपल वाली नाइव फोरकास्ट है, उसमें आप ये समझते हैं कि जी पिछली जो सेल्स हुई हैं वो अगली सेल्स को प्रेडिक्ट करेंगी। फिर 3 मंथ मूविंग एवरेज होता है, आप कहते हैं जी लास्ट 3 मंथ्स की मैं एवरेज ले लूँगा और आपकी नेक्स्ट पीरियड की एवरेज आ जाएगी। ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया था हमने। फिर इसी के अंदर एक 3 मंथ वेटेड मूविंग एवरेज होती है। देन इन वेटेड मूविंग एवरेज आप क्या करते हैं, बेसिकली जैसे आपके सामने ये एवरेज का फॉर्मूला है, राइट, कि आपने सिंपल मूविंग एवरेज ली हुई है। इसके अंदर वेटेड मूविंग एवरेज के अंदर आप इनको वेट्स असाइन कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी सबसे ज़्यादा वेटेज मैं देना चाहता हूँ जो लास्ट मंथ्स फोरकास्ट, अगर आप 3 महीने की इस तरह 5 ईयर मूविंग एवरेज है, 7 ईयर मूविंग एवरेज है, तो अगर आप 3 ईयर मूविंग एवरेज जो ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है इस वक्त, उसमें अगर आप लास्ट वाले को सबसे ज़्यादा वेट दे देते हैं, दैट वुड बी 3 मंथ मूविंग वेटेड मूविंग एवरेज। कि आप कह रहे हैं 0.75 इसका वेट है जो 130 है, 0.25 110 वाले का, 0.25 90 वाले का वेट है। सो अगर आप इस हिसाब से वेटेड मूविंग एवरेज निकालते हैं तो दैट इज़ अनदर मेथड। उसके बाद दैट इज़ वो समहाउ वो प्लस आपका एक्चुअल फोरकास्ट और जो आप कह सकते हैं जो एक्चुअल सेल्स हुई थी और पिछले टाइम पीरियड की जो फोरकास्ट थी, उन दोनों को मिला के जब आप अगली फोरकास्ट प्रिडिक्ट करने जाते हैं कि उसमें एरर कितना था, बेसिकली आप वो निकाल लेते हैं कि उनमें से किसको ज़्यादा मैं वेट दूं, तो वो दैट इज़ एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग सॉर्ट ऑफ अ सिनेरियो। वो हमने खैर डिस्कस किया, तो उसको एक दफ़ा देख लीजिएगा न्यूमेरिकल फॉर्मुलेशन। उसके बाद हम आए थे क्लासिकल टाइम सीरीज डीकम्पोजिशन की तरफ। क्लासिकल टाइम सीरीज डीकम्पोजिशन में 4 चीज़ें कंसिडर की जाती हैं कि जो आपकी फ्यूचर की सेल्स हैं, बेसिकली जो फोरकास्ट है उसके वो जिस डाटा के ऊपर बेस की जा रही है उस डाटा की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दैट इज़ ट्रेंड, दैट इज़ सीजनल changes, that is there are cyclical changes and there are random variations। इसमें ये theoretically तो ये ऐसे सामने आपके आ जाता है कि F into T into S into C into R, F is equal to T into S into C into R। Now उसमें जो C और R है उनको यूजुअली 1 के बराबर ट्रीट किया जाता है। F और S के हिसाब से हम चलते हैं, यानी कि आपका T और S के हिसाब से चलते हैं कि पहले हम लोग ट्रेंड निकाल लेते हैं उसका, फिर हम लोग उसका क्या कहते हैं सीजनल इंडेक्स के मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका न्यूमेरिकल कैलकुलेशन हमने काफ़ी डिटेल में की थी। फिर वो मूविंग एवरेज आ गई। खैर ये मैं चीज़ आपको बता चुका हूँ, अभी दोबारा स्लाइड उसकी सामने आ गई, तो लेट मी एक्सप्लेन दैट वंस मोर। नाइव फोरकास्ट है दैट डिमांड इन द करंट पीरियड इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट आपका नेक्स्ट पीरियड फोरकास्ट। सिंपल मूविंग एवरेज आता है यूजेस एवरेज फॉर अ फिक्स सीक्वेंस ऑफ पीरियड्स, यानी कि 3 मंथ 5 मंथ 7 मंथ। स्टेबल डिमांड विद नो प्रोनाउंस बिहेवियर पैटर्न्स इससे की जा सकती है। फिर आ जाता है वेट्स आर असाइन टू मोस्ट रीसेंट डाटा। पूरा रीसेंट डाटा को ज़्यादा जब वेट असाइन कर देते हैं सिंपल मूविंग एवरेज में, दैट इज़ वेटेड मूविंग एवरेज। फिर आपका हमने उसके बाद पढ़ा कि जो आपका काउजल मेथड थे उसमें एक टेक्निक थी रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस हम उस वक्त कंडक्ट करते हैं, बाय द वे सॉरी, तो क्लासिकल टाइम सीरीज हम लोग क्लासिकल टाइम सीरीज डीकम्पोजिशन कर रहे होते हैं, तो इन दैट केस ऑल्सो हम लोग रिग्रेशन रन करते हैं ट्रेंड का, यानी कि टाइम वेरिएबल का ऑन द डाटा, सेल्स डाटा, दैट इज़ ऑल्सो अ रिग्रेशन। उसके बाद हम उसके इंडेक्सेस निकाल के फिर एरर को, खैर तो बट द पॉइंट इज़ कि उसमें भी एक छोटा सा रिग्रेशन करते हैं, उसके बाद सीजनल इंडेक्स से मल्टीप्लाई करते हैं उसको। रिग्रेशन एनालिसिस में आपके ये होता है कि मल्टीपल वेरिएबल रिग्रेशन होता है, वो वाला सिंपल वेरिएबल रिग्रेशन है, सिंगल वेरिएबल रिग्रेशन, दिस इज मल्टीपल वेरिएबल रिग्रेशन। इसके अंदर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आपकी सेल्स हैं वो चंद और चीज़ों से भी इफेक्ट होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहा गया कि एक बुक के अंदर बॉबी ब्रुक्स, मैन्युफैक्चरर ऑफ टीनेज वुमेन्स क्लॉथ, वाज एबल टू फोरकास्ट सीजनल सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशनशिप। अब उसने टाइम, एक ट्रेंड उसके अंदर, फिर कंज्यूमर डेट रेशियो और नॉन वेंडर अकाउंट्स, ये चीज़ें कंज्यूमर डेट रेशियो, नॉन वेंडर अकाउंट्स उनकी टोटल सेल्स को अफेक्ट कर रही हैं समहाउ, जिसकी वजह से वो इसके बेस पे आगे फ्यूचर ट्रेंड, फ्यूचर फोरकास्ट निकाल सकते हैं। फिर आ गया आपकी कोलैबोरेटिव फोरकास्टिंग, दैट इज़ यूजुअली यूज फॉर लंपी फोरकास्ट। कोलैबोरेटिंग फोरकास्टिंग में अब ये करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट उसके अंदर ये है कि मल्टीपल आइडियाज आर मच बेटर, आप किसी एक बंदे पे डिपेंडेंट, दैट इज सॉर्ट ऑफ एन एक्सपर्ट ओपिनियन सॉर्ट ऑफ थिंग। फिर इसके अंदर आप कह सकते हैं द गोल इज़ टू बेसिकली रिड्यूस द फोरकास्ट एरर, और आप किसी एक बंदे को इसमें उठाते हैं, उसको आप चैंपियन ऑफ द होल सिचुएशन मान लेते हैं और उसको आप फॉलो करते हैं और वो गाइडलाइन देते हैं और उसके बेस पे आप सारे मिलके फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर आप एक अगेन हम लोगों ने जब ये सब कुछ किया था वो ऑल्सो डिस्कस्ड कि आप सारे डिफरेंट टाइप्स के फोरकास्ट, किसी एक पे आप डिपेंडेंट नहीं होते। ये मैंने आप लोगों को शुरू में बता दिया था कि आप किसी एक फोरकास्ट पे 100% रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर एरर्स हो सकते हैं। एरर आपको कब पता चलता है? जब आप फोरकास्ट कर लेते हैं, उसके बाद जब एक्चुअल सेल्स होती है आपको पता चलता है ये इतना गैप था यार, फोरकास्ट की वजह से मैंने इतना एक्सेस बना दी, या फोरकास्ट की वजह से मैंने इतना थोड़ा बनाया, जो एक्चुअल सेल्स से डिफरेंस है उसका। तो बेसिकली उस एरर को उठाते हैं आप, और अब क्योंकि मल्टीपल मॉडल्स आपने एस्टिमेट किए होते हैं, तो आप मॉडल्स को वेटेड सॉर्ट ऑफ का फोरकास्ट कैलकुलेट कर लेते हैं।
आप जिस मॉडल में एरर सबसे कम है उसको सबसे ज़्यादा वेट देते हैं, जिस मॉडल में एरर सबसे ज़्यादा है हिस्टोरिकली उसको आप सबसे थोड़ा वेट देते हैं, और उससे आप कह सकते हैं एवरेज फोरकास्ट सॉर्ट ऑफ चीज़ निकाल लेते हैं, वेटेड एवरेज निकाल लेते हैं उसकी। द पर्पज़ इज़ कि आपका अगर हिस्टोरिकली आपके पास काफ़ी सारा डाटा मौजूद है, आप 3-4 किस्म के मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं, तो उन मॉडल्स का जो वेटेड एवरेज है दैट वुड बी मच क्लोजर टू बेस्ड ऑन देयर एरर्स, कि जो उसने आज तक एरर दी उसके हिसाब से उसको कुछ ना कुछ तो उसने सही प्रेडिक्ट किया ना, लेकिन जो बाकी उसने एरर दिया उसके हिसाब से उसको आगे क्या कहते हैं अगली फोरकास्ट के लिए यूज़ करते हैं। मैनेजिंग हाईली अनसर्टन डिमांड, हमने वो देखा कि हमने डिस्कस किया था कि इन सर्टन केसेस डिमांड इज़ वेरी अनसर्टन। बाय द वे इसके लिए आगे हम इन्वेंट्री में जाके फिर ये डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि द एम ऑफ द इन्वेंट्री इज़ टू हैंडल द फ्लक्चुएशंस इन डिमांड एंड सप्लाई, rather demand and supply definitely. Then there is delay forecasting as long as possible, जो हमारे पास एक solution है जब हम forecast accurately नहीं कर सकते। prioritize supply की ऐसी वो हमने 80-20 प्रिंसिपल हमने इन्वेंट्री में भी देखा था, आगे जाके कैलकुलेट नहीं किया था क्योंकि पहले हम 80-20 प्रिंसिपल डिस्कस भी कर चुके थे कि प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज कर देते हैं। 80-20 प्रिंसिपल एक पेरेटोज प्रिंसिपल है, पेरेटोज रूल है दैट 20% ऑफ द प्रोडक्ट्स से आइटम्स इन द लिस्ट ऑफ इस प्रोडक्ट्स वुड जनरेट 80% ऑफ द रेवेन्यू। तो उन 20% को आप पहले प्रायोरिटाइज कर देते हैं कि इनके हिसाब से आपने सेल करना ही करना है। तो उसके हिसाब से अगर आप कैटेगराइज करें प्रोडक्ट्स को, दैट वुड बी अनसर्टन प्रोडक्ट्स को सबसे एंड पे ले जाएं, सबसे डिले करें सारा कुछ उनका। अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ पोस्टपोनमेंट टू द मोस्ट अनसर्टन प्रोडक्ट्स, डिले कमिटिंग टू अ फाइनल प्रोडक्ट अंटिल एन ऑर्डर इज रिसीव्ड। जो मोस्ट अनसर्टन है उनको सबसे एंड तक डिले कर दें, प्रिंसिपल ऑफ पोस्टपोनमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। देन क्रिएट फ्लेक्सिबल सप्लाई टू चेंजिंग डिमांड, यानी कि आप अपनी कैपेसिटी एंड आउटपुट रेस थ्रू सब कॉन्ट्रैक्टिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मल्टीपर्पज प्रोसेस आप उसको चेंज कर सकें, सो दैट आपका सप्लाई जो है बेसिकली फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ वन ऑफ द एमर्जिंग टॉपिक्स, एजिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी जो सप्लाई चेन के कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर तरीके से डिफाइन किया जा रहा है कि दीज आर स्ट्रॉन्गर सप्लाई चेन जिनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट करती हैं। एक 3A का भी कॉन्सेप्ट आजकल नया एमर्जिंग कॉन्सेप्ट है। Be able to respond quickly to uncertain demand levels, again if the supply chain mechanism is flexible and it is very efficient, then only then in that case it would be able to respond quickly to any changes. अब फोरकास्टिंग हम क्यों कर रहे थे? एक फोरकास्टिंग का पर्पस था कि डिमांड को फोरकास्ट प्रोडक्शन पर्सपेक्टिव से, देन उसका दूसरा पर्पस था दैट इज़ टू मैनेज इन्वेंट्रीज की इन्वेंट्री में इट इज़ हाईली पॉसिबल कि वेयर हाउसेज के अंदर से फोरकास्ट जनरेट हो रहे हो कि जितनी इन्वेंट्री, सो दैट वो अपने मजीद आप ऑर्डर प्लेस कर सकें, रिप्लेनिशमेंट ऑर्डर्स प्लेस कर सकें, री ऑर्डर प्लेस कर सकें कि हमें इतनी क्वांटिटी और चाहिए। वो क्वांटिटी एड हॉक बेसिस पे री ऑर्डर नहीं प्लेस करेंगे, डेफिनेटली दे हैव सेल्स डाटा और वो देखेंगे कि इस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी डिमांड की जाने वाली है। जब हमने मैकडॉनल्ड्स की केस स्टडी देखी थी तो उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी दैट द मैनेजर ऑफ दैट मैकडॉनल्ड्स चेन इज ऑर्डरिंग आइटम्स ऑन डेली बेसिस, कि डेली की प्रोडक्ट कुछ अदर देन सर्टन प्रोडक्ट जो स्टोर की जा रही हैं, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर डिलीवर्ड ऑन डेली बेसिस, कि आप फ्रेश आइटम्स ही कंज्यूम करते हैं जब आप मैकडॉनल्ड्स जाते हैं। इसका मतलब यही है कि वो इतना एक्यूरेटली फोरकास्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं दैट दे ट्राई टू गेट आइटम्स ऑन डेली बेसिस, उनकी उस दिन की डिमांड्स मीट हो जाती हैं, उनको स्टोर भी कुछ नहीं करना पड़ता। तो इस वजह से वो फोरकास्ट एक्यूरेटली मोस्टली कर लेते हैं। अदरवाइज़ आप डेफिनेटली फोरकास्ट के अंदर की वजह से भी डिमांड की कुछ चीज़ें बियॉन्ड द फोरकास्टिंग, डिमांड में फ्लक्चुएशंस और चीज़ें चेंजेस की वजह से, अनफोर्सिन सर्कमस्टांसिस की वजह से आप इन्वेंट्रीज मैनेज कर रहे होते हैं। इन्वेंट्रीज में आ क्या जाता है? फिनिश प्रोडक्ट हेल्ड फॉर सेल, goods in the warehouse, work in process, goods in transit, staff hired to meet service needs, any owned or financially controlled raw material, work in process and or finished goods or service held in anticipation of sale which are not yet sold. ये वो सारी चीज़ें इन्वेंट्रीज के अंदर आ जाती हैं। What are the logics behind keeping inventories? एक तो हम फोरकास्ट कर रहे हैं, दैट इज़ टोटली एक मतलब इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, लेकिन एक इन्वेंट्रीज का भी एस्पेक्ट है। इन्वेंट्रीज को भी फोरकास्ट करते हैं कि कितनी चाहिए। इन्वेंट्रीज क्यों एग्जिस्ट करती हैं? एक देयर आर लॉजिक्स फॉर हैविंग इन्वेंट्रीज एंड देयर आर रीजंस एंड आर्ग्यूमेंट्स विच आर अगेंस्ट हैविंग इन्वेंट्रीज। अगर आप देखें इसको फ्रॉम मार्केटिंग परस्पेक्टिव या फ्रॉम कस्टमर सर्विस परस्पेक्टिव, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू कीप इन्वेंट्रीज। जैसे यहाँ पे ये सामने लिस्ट है, टू इम्प्रूव कस्टमर सर्विस, कि जब उसको चीज़ चाहिए उसको मिल जाए, ताकि आपकी लॉस सेल ना एग्जिस्ट करे, आपका बैक ऑर्डर ना एग्जिस्ट करे। देन एनकरेज प्रोडक्शन, परचेज एंड ट्रांसपोर्टेशन इकोनॉमीज। ये सारी इकोनॉमीज तभी इंश्योर हो सकती हैं कि अगर अपने ऑप्टिमल लेवल पे रन करें। अगर मैनी ऑफ दीज केसेस व्हेन दे रन ऑन ऑप्टिमल लेवल, देयर कैन बी अ सिनेरियो व्हेन आप कह सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लॉन्ग प्रोडक्शन रन इज़ मोर इकोनॉमिकल,
लेकिन इतनी प्रोडक्ट की डिमांड एग्जिस्ट नहीं कर रही मार्केट में। आपने लॉन्ग प्रोडक्शन रन तो कर लिया, आप सेल किधर करेंगे, तो फॉर दैट देयर आर इन्वेंटरीज। इसी तरह ट्रांसपोर्ट करना, आप बार बार एक आइटम को थोड़ा थोड़ा भिजवाएं, दैट इज एक्सपेंसिव। आप फुल ट्रक लोड भिजवा दें, दैट वुड ऑटोमेटिकली मीन कि अब देयर आर एक्स्ट्रा आइटम डिलीवरेबल डिलीवर्ड दैट वुड नॉट बी सोल्ड वेरी सून, सो इन दैट केस यू वुड नीड टू स्टोर इट इन द इन्वेंटरी। देन आपका आ जाता है परचेज इकोनॉमीज फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ योर रॉ मटेरियल। when you are going to purchase oil or any other type of raw material, चाहे आपने कोल आयरन कुछ भी खरीदना है, the purpose is कि आप large quantity में खरीदेंगे, those are termed as commercial economies of scale, कि आपको टोटल बल्क में परचेज करने की कॉस्ट कम इनकर होगी। Then there these inventories also act as hedges against price changes, protect against uncertainties demand and acts as hedge against contingencies। बहुत सिंपल से वो हेडिंग्स हम बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इनको एक एक पॉइंट को। देन रीजंस अगेंस्ट इन्वेंटरीज, दे बेसिकली कंज्यूम कैपिटल रिसोर्सेज दैट माइट बी पुट टू अनदर यूज। बेसिकली आपका वो जो मनी गेट्स टाइड अप व्हाइल कीपिंग इन्वेंटरीज, तो ये एक अगेंस्ट इन्वेंटरी की, उस पैसे की और भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एग्जिस्ट करती है। यू कैन यूज इट एट मैनी अदर लोकेशंस। दे ऑफन मास्क क्वालिटी प्रॉब्लम्स दैट वुड मोर इमीडिएटली बी सॉल्व विदाउट देयर प्रेजेंस। एक प्रोडक्ट के अंदर अगर क्वालिटी प्रॉब्लम है, उसको ज़्यादा इमीडिएटली सॉल्व कर लिया जाए अगर इन्वेंट्री में नहीं पड़ी हुई उसकी रिप्लेसमेंट पड़ी हुई है, तो वो दे के उसको, और फिर वो क्वालिटी प्रॉब्लम बाद में आस्ते आस्ते हैंडल करते रहते हैं। प्लस फीडबैक इज स्लोअर एंड बेसिकली मैनेजमेंट उसको इतना सीरियसली लेती नहीं है। दूसरा थर्ड इशू कि मैनेजमेंट जो है बेसिकली वो प्लानिंग एंड कंट्रोल, केयरफुल प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ सप्लाई चेन से पीछे हट जाती है, कि उसको पता है कि बैक एंड पे इन्वेंट्री मेंटेन हो रही है जब भी कोई रिक्वायर्ड हो। तो इसका मतलब इतनी केयरफुल प्लानिंग एंड वो नहीं कर रही होती। जब जस्ट इन टाइम मैनेजमेंट आ जाती है तो देन दिस एस्पेक्ट वुड नॉट बी एप्लीकेबल एनी मोर। फिर टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज क्या है? पाइपलाइन इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज इन ट्रांजिट, स्पेकुलेटिव इन्वेंट्रीज, गुड्स परचेज एंटिसिपेशन ऑफ प्राइस इंक्रीजेज, जो आप फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा ऑयल की प्राइस नीचे गए हैं तो आप अभी से खरीद लेते हैं कि आगे महंगा होने वाला है। रेगुलर साइक्लिकल एंड सीजनल इन्वेंट्रीज, जो आपकी नॉर्मल ऑपरेटिंग डिमांड को रिक्वायर्ड करने के लिए साइक्लिकल चेंजेस हैं, सीजनल चेंजेस हैं, उसके हिसाब से आप रखते हैं। सेफ्टी इन्वेंट्रीज कि एक्स्ट्रा स्टॉक हेल्ड इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड एंड लीड टाइम अनसर्टेनिटीज, की एकदम अनसर्टेनिटी कोई होगी और डिमांड प्रोडक्ट की बढ़ गई तो उसके लिए आप इन्वेंट्रीज रखते हैं। ऑब्सोलीट एंड डेड स्टॉक इन्वेंट्रीज दैट आर ऑफ लिटिल और नो वैल्यू ड्यू टू बीइंग आउट ऑफ डेट, स्पॉइल्ड और डैमेज्ड। Inventory management philosophies, there are pull inventories, push inventories, just in time inventories, supply side and aggregate control, सप्लाई ड्रिवन एंड एग्रीगेट कंट्रोल। जब आप पुल इन्वेंट्रीज की बात करते हैं, ये वो वाला कॉन्सेप्ट है जब आपका इन्वेंट्री वाले प्रेडिक्ट करके अपनी फोरकास्ट आपको बताते हैं कि इतना हमें सप्लाई करो, आप उससे ज़्यादा उनको सप्लाई नहीं करते। ये वहाँ पे होता है जब प्रोडक्शन इकोनॉमीज ऑफ स्केल इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा है, जिसके आपकी प्रोडक्शन इकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि आपका वो लॉस सेल्स का कॉन्सेप्ट ज़्यादा है और आपकी अगर आप इन्वेंट्री मिस मैनेज करें तो आपको उसकी ज़्यादा कॉस्ट करनी पड़ती है। इस वजह से आप एक्जैक्टली इन्वेंट्री उतनी रखते हैं जितनी रिक्वायर्ड होती है मोस्टली। तो ये पुल इन्वेंट्री है उसके हिसाब से। पुश इन्वेंट्री इज ऑन द अदर एंड ऑफ दिस वन, क्या कि प्रोडक्शन इकोनॉमीज यानी कि लॉन्ग प्रोडक्शन रन इन सर्टन केसेस माइट बी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ज़बरदस्ती प्रोड्यूस करके आपने प्रोड्यूस करना है तो आप ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, वो फिर आप पुश कर देंगे इन्वेंट्री टुवर्ड्स द वेयर हाउसेज। इसका हाइब्रिड भी एग्जिस्ट कर सकता है, दोनों का मिल के समहाउ। जस्ट इन टाइम अटेम्प्ट्स टू सिंक्रोनाइज स्टॉक फ्लो सो एज टू जस्ट मीट डिमांड एज इट अकर्स, ये इन्वेंट्री से टोटल जो आपकी कैरिंग कॉस्ट है वो भी मिनिमाइज हो जाती है जब प्रोडक्ट रिक्वायर्ड हो एक्जैक्टली उस टाइम पे डिलीवर हो जाए। मैनी मैन्युफैक्चरर्स फॉर एग्जांपल टोयोटा इन सर्टन रीजन वो जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री फॉलो कर रही है विच रिक्वायर्स एक्सटेंसिव प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग बाय द मैनेजमेंट ऑफ इट्स सप्लाई चेन, कि जब वो आइटम फॉर एग्जांपल गाड़ी का पार्ट लगना है एक्जैक्टली उसी टाइम पे डिलीवर हो ताकि हमें इन्वेंट्री में ना रखना पड़े। सप्लाई ड्रिवन इन्वेंट्रीज आर दोज कि आप बेसिकली ये करते हैं कि मैं जितना मेरे हाथ चढ़ जाए मैं बना के प्रोड्यूस करके मार्केट में सप्लाई कर दूं। फिर इसको हैंडल कैसे करते हैं? इन्वेंट्रीज आर कंट्रोल थ्रू डिमांड। जब आपकी इन्वेंट्री एक्सेस में जानी शुरू हो जाती है तो आप सेल लगा देते हैं। जब सेल्स लगाते हैं तो आपका आइटम निकल के इन्वेंट्रीज वापस नीचे चली जाती हैं। तो दीज आर सप्लाई ड्रिवन इन्वेंट्री। जिस तरह हमने वो उसका स्टार किस्ट का पढ़ा कि दे पैक टूना फिश, they want to be the largest packers of tuna fish in the whole region। अब वो बना के पैक करके भेजी जाते हैं, जैसी उनकी इन्वेंट्रीज ऊपर जाती हैं वो सेल्स लगा के उसको सेल आउट कर देते हैं। देन देयर आर एग्रीगेट कंट्रोल, अगेन द सेम 80-20 प्रिंसिपल कम्स इनटू प्ले अगेन, कि आप प्रोडक्ट्स को 3-4 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर देते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट यू एक्चुअली आप कह सकते हैं उसके हिसाब से आप इन्वेंट्री स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं। फिर इन्वेंट्री की कॉस्ट होती हैं जो आपस में दे एक्चुअली हैव अ ट्रेड ऑफ विद ईच अदर, ऑपोजिट डायरेक्शन से मूव करती हैं। आपकी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट और जो आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट है दे आर इन ट्रेड ऑफ विद आपकी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। प्रोक्योरमेंट कॉस्ट बेसिकली आपकी रिड्यूस होती है
जैसे जैसे आप प्रोक्योरमेंट कॉस्ट और दोज कॉस्ट जब रीऑर्डर आपका ऑर्डर प्लेस होता है, ये हम बात कर रहे हैं बेसिकली इन्वेंट्री रिप्लेनिशमेंट के सेंस में। जैसे ही ऑर्डर प्लेस होता है इन्वेंट्री का, वो उसको क्या कहते हैं, वो कॉस्ट होगी बनाने की, प्रोडक्शन रन की कॉस्ट, प्रोडक्शन सेटअप की कॉस्ट, सारी चीज़ें, रॉ मटेरियल जो परचेज किया वो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट हो जाती है। दूसरी तरफ इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट होती है। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट वो होती है कि जब इन्वेंट्री रखी जा रही है तो उसको मेंटेन करने की टैक्सेस और रिस्क और इंश्योरेंस कॉस्ट और प्लस जो स्पेस की यूटिलाइजेशन है वो सारे आपने रेंट देना है, आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है स्पेस की, अगर आपका अपना ओन्ड है तो वो आपस में ट्रेड ऑफ होती है। जितनी ज़्यादा आपकी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट होंगी उतनी आपकी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट रिड्यूस होती जाएंगी, जो कि आप लोगों को इस ग्राफ के अंदर नजर आएगा। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट बढ़ती जाएंगी अगर आप ज़्यादा इन्वेंट्री रखेंगे, लेकिन आपकी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट रिड्यूस हो जाएंगी। इसी तरह आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट के अंदर दो पार्ट्स हैं, लॉस सेल्स कॉस्ट और बैक ऑर्डर कॉस्ट है। लॉस सेल कॉस्ट की जब कस्टमर आया उसको चीज़ नहीं मिली, वो छोड़ के चला गया, दैट इज़ अ कॉस्ट की प्रॉफिट फॉर गोन। और सेकेंडली आपकी बैक ऑर्डर कॉस्ट होती है जब सेल डिले हो गई तो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एक्स्ट्रा परचेज ऑर्डर कॉस्ट, वो सारी जो कॉस्ट इनकर होती हैं वो आपकी बैक ऑर्डर कॉस्ट के अंदर आ जाती हैं। ये भी अगर आपकी इन्वेंट्री ज़्यादा मेंटेन रखेंगे तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट तो बढ़ जाएगी, लेकिन ये आपकी लॉस सेल्स या आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है ये ट्रेड ऑफ में। फिर कस्टमर सर्विस स्टॉक की अवेलेबिलिटी और जो आपके इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट है उसका भी बैलेंस आपको मेंटेन रखना पड़ता है, बिकॉज जब आप बात करते हैं कि हाई कस्टमर सर्विसेज आपने इंश्योर करनी तो प्रोडक्ट वुड ऑलवेज बी अवेलेबल, जो मार्केटिंग का एस्पेक्ट है। लेकिन दूसरी तरफ आपकी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगेन। तो इसका मतलब है कि देयर इज अगेन अ ट्रेड ऑफ। स्टॉक अवेलेबिलिटी, कस्टमर सर्विस लेवल इज डायरेक्टली एसोसिएटेड टू आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट बेसिकली। आगे चलते हैं, उसके अंदर फिर जब हमने स्टोरेज सिस्टम की तरफ आए कि मटेरियल हैंडलिंग और स्टोरेज सिस्टम का प्रोसेस क्या है, वेयर हाउस के अंदर क्या क्या होता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टोरेज की भी वही आइडियोलॉजीज़ हैं जो बेसिकली एक आपके स्टोरेज कह सकते हैं कि जो इन्वेंट्री की हमने डिस्कस की थी। लेकिन स्टोरेज के अंदर मैकेनिज्म्स की आप बात करते हैं, इन्वेंट्री में हम खाली स्टॉक मेंटेन करने की बात कर रहे होते हैं। Transportation and production cost can be reduced, better coordination of supply and demand, storage can be an integral part of production process, storage में enhance sales। ये वो सारी चीज़ें हैं जब इन्वेंट्री में भी अभी हम डिस्कस करके अभी आगे चलें। फिर आपके स्टोरेज फंक्शंस के अंदर आ जाता है होल्डिंग, कंसोलिडेशन, ब्रेक बल्क एंड मिक्सिंग। दीज आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्टोरेज। होल्डिंग इज़ कि आपने आइटम्स लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड के लिए होल्ड करके रखना है। कंसोलिडेशन इज़ बेसिकली जो आप उसको डिफरेंट शिपमेंट्स को कंसोलिडेट करके एक शिपमेंट में कन्वर्ट करते हैं, डिफरेंट रीजन सर्विस के हम आगे इमेजेस देख लेते हैं। ब्रेक बल्क इज़ कि आप शिपमेंट को डिफरेंट हिस्सों में ब्रेक करते हैं, एक जगह से आई हुई को, इसको भी हम इमेज देख लेते हैं। फिर लास्ट वन इज़ के जी मिक्सिंग, कि आप डिफरेंट टाइप्स के आइटम्स को वहाँ पे मिक्स कर लेते हैं व्हेन यू आर होल्डिंग, या इन्वेंट्री वेयर हाउस के अंदर करते हैं। जो वेयर हाउस की स्पेसिंग ऑल्टरनेटिव्स हैं दैट इज़ ओनरशिप, कि आप खुद उसको ऑन करते हैं। लीजिंग विच इज़ अदर लॉन्ग टर्म के लॉन्ग टर्म लीज एग्जीक्यूट कर ली। रेंट इज़ वेरी शॉर्ट टर्म के पब्लिक वेयर हाउसेज को आपने रेंट कर लिया। देन देयर इज इन ट्रांसिट जो बहुत ही शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के लिए होता है। दिस इज अ कंसोलिडेशन वेयर हाउस दैट शिपमेंट्स कमिंग फ्रॉम वेरियस डायरेक्शंस आर कंसोलिडेटेड एट वन लोकेशन एंड सेंट टू द कस्टमर अगेन टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसिट। देन दिस इज अ ब्रेक बल्क वेयर हाउस या पूल पॉइंट वेयर हाउस, डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउस, जहाँ पे आपका फुल ट्रक लोड अगर फॉर एग्जाम्पल एक मैन्युफैक्चरर ला रहा है, आगे ब्रेक करके लेस दैन ट्रक लोड डिफरेंट लोकेशन के ऊपर भिजवा रहा है, दैट इज ब्रेक बल्क बेसिकली। फिर स्पेस, जब हमने स्पेसिस की बात की तो हमने बताया दो ब्रॉडली, ओनरशिप और दूसरों से आपने लिए हुए रेंट या लीज। रेंटल आर मोस्टली फॉर आप कह सकते हैं शॉर्टर टर्म, लीज उससे लीज, ओनरशिप इज परमानेंट, उन दोनों के दरमियान इज लीज। तो ओनरशिप ऑल्टरनेटिव के अंदर कि जो आप अपना ओन करते हैं, हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर ऑपरेशंस, बेनिफिट ऑफ रियल स्टेट ओनरशिप, less expensive under high utilization, और most important one, space may be converted to uses other than storage, and most important one अब कि it is more beneficial when the throughput in the warehouse is very high. At the low throughput warehouse आपको जो दूसरे rental alternatives हैं या for example leasing है, that is beneficial. नो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आ जाता है लेंटर में, लोअर कॉस्ट अंडर सीजनल और लो यूटिलाइजेशन ऑफ एन ओन फैसिलिटी, वही आपकी सेम वाली बात जो मैं आपको बता रहा था। लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास आ जाती है जबकि आप ओनरशिप जब कर लेते हैं तो आप यू कैन नॉट चेंज दैट। फिर वेयर हाउस के अंदर के सिस्टम के अंदर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के अंदर लोडिंग अनलोडिंग, मूवमेंट टू एंड फ्रॉम स्टोरेज एंड ऑर्डर फिलिंग। नाउ ये जो एस्पेक्ट्स हैं ये अगेन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफर करेंगे, ये सारी चीज़ें हम मटेरियल हैंडलिंग कंसिडरेशन भी और फंक्शंस भी। इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट टाइप्स, इट डिपेंड्स ऑन द इक्विपमेंट यू माइट बी एबल टू यूटिलाइज एंड डिपेंड्स ऑन द थ्रूपुट एज वेल। ये काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है।
जो इसके मटेरियल हैंडलिंग कंसिडरेशन है कि लोड यूनिटाइजेशन के जब एक तरफ एक बारी में जो आप स्टैकिंग कर रहे हैं, किस तरीके से आइटम्स को किन यूनिट्स में आप कितने वेट के आप स्टैक्स बना रहे हैं, दैट डिपेंड्स अगेन ऑन द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट, दैट डिपेंड्स ऑन थ्रूपुट की कब कब जाना है, दैट डिपेंड्स ऑन आइटम्स के बीइंग सोल्ड कि उसकी क्या किस बैचेस में आपने किस तरीके से उसको देना है। फिर उसी तरह स्पेस लेआउट होता है कि आप लेआउट जो सिंपल लो थ्रूपुट वेयर हाउसेज हैं उनको आप बड़ा सिंपल सा लेआउट उनका बना सकते हैं कि ये इन है और यही आउट है। लेकिन जो हाई थ्रूपुट वेयर हाउसेज हैं उनको बड़े तरीके से प्लान करना पड़ता है, जिस तरह हमने एजिलिटी का वेयर हाउस देखा था कि किस तरीके से उसका वो आइटम जाता है, पिक होता है, यहाँ पे अगर किसी जगह पे उसको प्रोसेसिंग करनी है, वैल्यू एडिशन करनी है, वो की वापस किया, आगे स्टोरेज में भिजवा दिया। फिर एक ही वेयर है उसको आप लॉन्ग टर्म सेमी परमानेंट स्टोरेज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूटिलाइज इट फॉर वेरी शॉर्ट टर्म स्टोरेज। तो वो फिर स्पेस लेआउट उस तरीके से डिफाइन करने पड़ेंगे। हम आगे जाके एक आधा इमेज इस तरह के देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। स्टोरेज इक्विपमेंट आपने कौन सी यूज़ करनी है, कोल्ड स्टोरेज है तो आपने डेफिनेटली रेफ्रिजरेशन वगैरह चाहिए, आपकी मूवमेंट इक्विपमेंट आपकी कौन सी है, आपने फोक लिफ्टर यूज़ करने हैं, आपने कन्वेयर बेल्ट्स यूज़ करनी है, आपने लेबर इज़ गोइंग टू हैंडल दैट। ये अब आपके सामने इमेज आ गया एक लो थ्रूपुट वेयर हाउस का, जिसमें आपके सामने इनबाउंड है, प्रोडक्ट स्टोर हुई है, वहीं से उस बे से प्रोडक्ट निकल के बाहर चली गई है। लेकिन जब एक हाई थ्रूपुट वेयर हाउस आता है तो आपका सेमी परमानेंट बे अलग है, एक प्रोडक्ट यहाँ पे आपके आ रही है इनबाउंड है, देन देयर इज आप रिप्लेनिशमेंट एरिया जहाँ से आपने देना है, देन देयर इज ऑर्डर पिकिंग एरिया। तो बड़ा स्पेसिफिक सा वो बड़ा डिटेल्ड डिफाइंड है उसको। उससे आगे स्टोरेज एंड हैंडलिंग सिस्टम का मैंने आपको बता दिया। इक्विपमेंट जो है मैनुअल हैंडलिंग सिस्टम है, कन्वेराइज सिस्टम है, फोक लिफ्टर, ट्रक, पैलेट है। पैलेट आर वो आपके रैक्स से बने हुए होते हैं, उसके वुड के या कार्टन के, जिसके ऊपर चीज़ें हम स्टोर करते हैं, जो फोक लिफ्टर उठा लेता है। ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम्स भी हैं, मैंने आपको Amazon.com की एग्जाम्पल दी थी डिलीवरी एंड स्टोरेज की। फिर आ जाता है ऑर्डर पिकिंग सिस्टम, दैट इज डायरेक्टली अगेन एसोसिएटेड टू टोटल थ्रूपुट। कि ऑर्डर पिकिंग सिस्टम जब लो थ्रूपुट वेयर हाउस का आप बनाते हैं तो इट इज़ वेरी सिंपल कि ऑर्डर पिकिंग रूट ये वाला है, दैट्स ऑल। इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक ही रास्ता आप यूज़ कर रहे हैं ऑलमोस्ट, मतलब एक ही एंट्रेंस है। लेकिन जब मॉडिफाइड एरिया सिस्टम तब आ जाता है जब उसको बेस में आप डिवाइड कर देते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था उसका ये इसका क्या कहते हैं, एजिलिटी लॉजिस्टिक्स के अंदर ही हमने पढ़ा था कि उनके जो वेयर हाउसेज हैं वो मल्टीपल टेम्परेचर्स के ऊपर भी स्टोर कर सकते हैं एक सिंगल वेयर हाउस। खैर, तो इसी तरह वो बेस बन जाते हैं कोल्ड आइटम्स के लिए, परमानेंट आइटम्स के लिए, टेम्परेरी आइटम्स के लिए। तो आपका रिप्लेनिशमेंट एरिया है, आपका ऑर्डर पिकिंग राउट है जिसके अंदर जाके आप एक ख़ास लोकेशन से ऑर्डर उठाते हैं, उसके लिए रिप्लेनिशमेंट, आपका स्टोरेज है, रिप्लेनिशमेंट को जगह, रिप्लेनिशमेंट वाली जगह अब जो आइटम आएगा इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो सीधा रिप्लेनिशमेंट एरिया में चला जाए, सीधा स्टोरेज के अंदर चला जाए। तो इसी तरह ऑर्डर पिक आप बेस में उसको डिवाइड किया हुआ है, आपने जोनिंग की हुई है, उसके अंदर पॉसिबिलिटी है। और फिर सीक्वेंसिंग इज़ एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जिस तरीके से प्रोडक्ट आप कस्टमर को डिलीवर करेंगे, विच इज़ अगेन अ वेयर हाउस एस्पेक्ट। तो इसको भी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। सीक्वेंसिंग इज़ कि आपने किस तरीके से उसको ऑर्डर को फुलफिल करना है और आपने ट्रक में लोड करवाना है। नाउ दैट एस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? लेकिन वाई? बिकॉज उससे आपको मार्केटिंग वालों को बाद में प्रोडक्ट को सॉर्ट नहीं करना पड़ता। लेकिन उसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये पूरे सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट होगा, वेयर हाउस के अंदर खाली इंटीग्रेट नहीं हो सकता। सेल्स ऑर्डर ही अगर इस तरीके से जनरेट किया जाए कि इस तरीके से हमें प्रोडक्ट ट्रक में लोड करनी है ताकि आसानी रहे, तो फिर आप उस चीज़ को मीट कर सकते हैं। फिर ये एक लेआउट था ऑटोमेटेड वेयर हाउस का कि दिस इज़ द लेआउट के जी एक कम्प्लीटली ऑटोमेटेड वेयर हाउस कैसा हो सकता है। फिर एक कंपैरिजन था 4 टाइप्स के वेयर हाउसेस का। वन ऑफ देम इज़ फॉर एग्जांपल प्योरली पब्लिक वेयर हाउस, जो ए वाले एरिया में सबसे लोएस्ट है। इसमें एक फिक्स्ड कॉस्ट लेफ्ट साइड पे नज़र आ रही है जो इंटरसेप्ट है, और जो उसका स्लोप है वेदर स्टीप और रादर फ्लैट है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, या वो वेरिएबल कॉस्ट उसकी डिपेंडेंट है जो नीचे एक्स एक्सिस है उसके ऊपर। विद द वेरिएबल कॉस्ट इज़ बेसिकली आप कह सकते हैं एनुअल सिस्टम थ्रूपुट इन सेंटीवेट। ए वाले एरिया के अंदर पब्लिक वेयर हाउस सबसे कम पड़ता है बिकॉज उसमें वैसे भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कोई नहीं, और लो थ्रूपुट पे हमने पहले भी देखा कि इट इज़ चीपर। फिर आपके बी एरिया के अंदर आ जाते हैं, दैट इज़ लीज्ड वेयर हाउस, दैट इज़ चीपर। आप वो अगेन ओन्ड प्राइवेटली ओन्ड वेयर हाउस और पब्लिक वेयर हाउस जो रेंटल वेयर हाउस है उसके दरमियान वाला आ जाता है, ये सस्ता पड़ता है। फिर जब आप आगे जाते हैं मजीद आप सी एरिया के अंदर आते हैं तो आपको नज़र आता है कि आपका प्राइवेट वेयर हाउस, प्राइवेट वेयर हाउस के अंदर 2 ऑप्शन है। एक प्राइवेट वेयर हाउस जो मैनुअल सिस्टम के साथ चल रहा है, जो मैकेनाइज्ड है लेकिन स्टिल आपके मैन पावर हाईली इन्वॉल्व है, उसके अंदर आपके फोक लिफ्टर वगैरह और पैलेट सिस्टम और ट्रकिंग सिस्टम है। जबकि उसके अलावा जो फोर्थ वन है दैट इज़ कम्प्लीटली ऑटोमेटेड। तो जब आपका हाई थ्रूपुट होता है तो कम्प्लीटली ऑटोमेटेड वेयर हाउस सबसे सस्ता पड़ता है। जब उससे कम थ्रूपुट है लेकिन लीजिंग वाले जो ए से बी से ज़्यादा, जो बी एरिया है उससे ज़्यादा थ्रूपुट है, तो आपको ट्रक, पैलेट एंड फोक लिफ्टर वाला मैकेनिज्म ज़्यादा सस्ता पड़ता है। फिर एक वर्चुअल वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट उन्होंने डिस्कस किया था। अक्सर लोग वर्चुअल बिजनेसेस कर रहे हैं या इवन के नॉट इवन
आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस, बट इट कैन बी डन ऑन लाइक रादर एन ऑनलाइन बिजनेस इसको कह लें। अगर इवन के पुराने ज़मानों में ख़तों किताबत से करते भी होंगे तो दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। उसमें आप ये करते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट किसी जगह से पकड़ते हैं कि ये चीज़ सप्लाई करूँगा, और आप उसको किसी और जगह से किसी सप्लायर से ऑर्डर उठा के वहाँ पे सप्लाई करवा देते हैं। दरमियान में आपने उसको स्टोर कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, तो बेसिकली आप वेयर हाउस क्रिएट ही नहीं करते, आप उसका वेयर हाउस रख लेते हैं। फिर हमने सप्लाई चेन ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से डिस्कस करना शुरू किया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उसी सप्लाई चेन से लिहाज से सबकी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मार्केटिंग वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फाइनेंस वालों की हैं, और ऑपरेशंस वालों की हैं। मार्केटिंग रिलेटेड है कस्टमर सर्विस, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से, फील्ड सर्विसेज से, और रेवेन्यू से, फील्ड इन्वेंट्री से। जो आपका फाइनेंस है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करता है, रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करता है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट की बात करता है। जो आपके ऑपरेशंस हैं वो सप्लाई ऑल्टरनेटिव, वेयर हाउसिंग, परचेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। ये सारे सप्लाई चेन के पार्ट ही। लेकिन जब इस किस्म की आप इनकी एक्टिविटीज़ फ्रेगमेंट हो जाती हैं तो दैट रिजल्ट्स इनटू, आप कह सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। हमने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स की स्लाइड बड़े इंटरेस्टिंगली इसको डिस्कस किया था, एक एक पॉइंट को इसके, और काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। मार्केटिंग के अंदर इन्वेंट्री जो है वो ज़्यादा रखना चाहेंगे क्योंकि वो कस्टमर सर्विसेज से फोकस्ड है, जबकि आपके फाइनेंस वाले कहेंगे लो इन्वेंट्री। क्यों? क्योंकि वो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट देख रहे हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल इस तरह के क्लैशेस आ जाते हैं, दैट जैसे फॉर एग्जांपल अगेन मार्केटिंग वाले आपके देख रहे हैं फ्रीक्वेंट एंड शॉर्ट प्रोडक्शन रन्स के, जब प्रोडक्ट चाहिए उसके हिसाब से तेज़ी बनती जाए। ऑपरेशंस वाले कहते हैं नहीं, लॉन्ग प्रोडक्शन रन्स हमें ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ते हैं। इसी तरह फास्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग फॉर मार्केटिंग, चीप ऑर्डर प्रोसेसिंग फॉर फाइनेंस, फास्ट डिलीवरी फॉर मार्केटिंग, लो कॉस्ट राउट डिलीवरी फॉर फ्रॉम ऑपरेशंस, आपका लास्ट में फील्ड वेयर हाउसिंग बाय मार्केटिंग, लेस वेयर हाउसिंग बाय फाइनेंस, और प्लांट वेयर हाउसिंग बाय ऑपरेशंस। अब ये तब इस तरह के क्लैशेस आ सकते हैं बेसिकली जब ये रीजंस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। एक तो हमने देखा कि हिस्टोरिकली जो सप्लाई चेन की शुरू में फ्रेगमेंटेड एक्टिविटीज़, फिर दो हिस्सों में आपकी हो गई, और उसके बाद वो लॉजिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट बना और सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट बना। द पॉइंट इज़ कि वो एक हिस्टोरिक ट्रेंड्स और उसके ट्रेडिशंस हैं जिसकी वजह से एक्टिविटीज़ फ्रेगमेंटेड नज़र आती हैं। देन देयर इज़ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ की कॉस्ट ट्रेड ऑफ्स, कि जो हमने टोटल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि कुछ कॉस्ट आपस में ट्रेड ऑफ होती हैं, हमने टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, रादर उस कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, उसको एक एक उठा के। सो दैट रिजल्ट्स इनटू कॉन्फ्लिक्ट। तो फिर उसके द अदर एरियाज टू बी कंसिडर्ड मोर इम्पॉर्टेंट बाय सम एंटिटीज इन द फर्म, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी इन एन एवोल्यूशनरी स्टेज। उसके अलावा बेनिफिट्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन अगर एलिमिनेट कर दें तो बेसिकली सप्लाई चेन के ओवरऑल अम्ब्रेला की तरह देखें, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट मेथोडोलॉजी यूज़ करती है। मैट्रिक्स सिस्टम इज़ वन ऑफ द मेथोडोलॉजी कि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो, कि डिवीजन्स की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, साथ एक प्रोजेक्ट का हेड हो, तो एक इंडिविजुअल वो ओवरऑल उस प्रोजेक्ट की अथॉरिटी रखता हो कि ये फॉलो करना है, तो वो उसकी अथॉरिटी सॉर्ट ऑफ दोनों की अथॉरिटीज़, एक एम्प्लॉय दो बॉसेस को रिपोर्ट कर रहा था, दैट सॉर्ट ऑफ अ सिस्टम जिसमें एटलीस्ट प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। अदरवाइज एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम आपके सामने है इस वक्त। फिर हमने डिस्कस किया, मैंने आप लोगों को ग्लिम्पसेस देने के लिए कि एक सप्लाई चेन के अंदर की क्या इंट्रिकेसीज हो सकती हैं, और फिर एक बहुत हट के सप्लाई चेन आ जाती है, कोल्ड चेन वाला कॉन्सेप्ट। कोल्ड चेन का कॉन्सेप्ट हमने काफ़ी डिटेल में देखना शुरू किया और काफ़ी इंटरेस्टिंग था, बिकॉज हमने देखा कि एक वैक्सीन को एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर आपने मेंटेन रख के from the point it is manufactured to the point it is delivered, which are very often very far away, thousands of kilometers away, even कि दूसरी कंट्रीज में हो सकते हैं। वैक्सीन इंपोर्टेड वैक्सीन भी हो सकती है, किसी बाहर की जगह से बन के आती है, तो वो फिर आपने डिलीवर करनी है, तो उसके लिए आपने इतने चैनल से आप गुजरेंगे तो जाके वो डिलीवर होगी, और फिर उस पूरे चैनल के अंदर आप वो टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। कुछ वैक्सीन जो हैं वो फॉर एग्जांपल वेरी मच हीट सेंसिटिव, एंड कुछ सम वैक्सीन आर वेरी मच फ्रीज सेंसिटिव। तो इसका मतलब है आपने खास रेंज के अंदर वैक्सीन्स को ही मेंटेन करेंगे तभी आप रह सकते हैं। फिर उसके लिए कुछ इक्विपमेंट चाहिए जो मैंने बेसिकली लिस्ट डाउन कर दी। वैक्सीन्स के लिए बड़ी स्पेसिफिक सी है, रेफ्रिजरेटर्स हैं उसके अंदर कोल्ड बॉक्सेस हैं, वैक्सीन कैरियर्स हैं फोम पैड वाले, जो अगेन कोल्ड आइस पैक्स के साथ उसको ठंडा रखा जा सकता है, वो आइस पैक्स बीच में नेक्स्ट मेंशन्ड है। देन आइसलैंड रेफ्रिजरेटर वन ऑफ, जिसको हमने अगेन इसकी भी थोड़ी सी हमने स्पेक्स डिस्कस की। कोल्ड बॉक्सेस का ये इमेज आपके सामने है, आइस बॉक्स का वैक्सीन कैरियर का ये है विद फोम पैडिंग एंड ऑल दैट।
और फिर हमने ये देखा कि एक फॉर एग्जांपल कंटिन्यूसली उसका टेम्परेचर मॉनिटर किया जा रहा है जो वैक्सीन का है अक्रॉस द डे जब उसको स्टोर किया गया। फिर हमने उसके बाद हमने कहा कि अब क्योंकि एक लोकल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर लेके आना है तो लेट अस डिस्कस सम ऑफ द सप्लाई चेन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सम एंटिटीज, बिजनेस एंटिटीज ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान। उसमें हमने एजिलिटी को डिस्कस किया। पहले एजिलिटी के ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में उसकी स्ट्रेंथ और उसके साइज को हमने डिस्कस किया कि कितनी बड़ी बिजनेस एंटिटी है, टॉप 10 लॉजिस्टिक्स फर्म में जो सप्लाई चेन सर्विसेज देती है दूसरी बिजनेस एंटिटीज को। फिर हमने उसको पाकिस्तान में डिस्कस किया कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, कहाँ कहाँ उसके वेयर हाउसेस हैं, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें। फिर हमने डिस्कस किया कि मेट्रो को ये एक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है, जिस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्लेटफॉर्म में फॉर एग्जांपल ये उनको मेट्रो के ऑन बिहाफ ऑफ मेट्रो सप्लायर से प्रोडक्ट कलेक्ट करती है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उनको प्रोसेस करती है, उनको पैक करती है, उनको इन द एंड डिलीवर करती है टू मेट्रो ताकि वो आगे सेल कर सकें। तो सेल करने तक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एजिलिटी की आ जाती है, एजिलिटी लॉजिस्टिक्स की है, दैट दे हैंडल एवरीथिंग। इनका बेसिकली शराकपुर के अंदर 21,000 स्क्वायर फुट का वेयर हाउस है जिसका कवर्ड एरिया 6,000 स्क्वायर फुट है, ओपन एरिया उसका 15,000 स्क्वायर फुट है। फिर उसके जो कंट्रोल्ड टेम्परेचर कंट्रोल्ड एरिया है उसके अंदर फ्रीज एरिया है, फ्रीज़र एरिया भी फॉर एग्जांपल 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स वाले हैं, प्रोसेसिंग हॉल है, ड्राई एरिया। जैसे आप लोगों को बताया था कि एजिलिटी वालों के जो वेयर हाउसेज हैं वो मल्टीपल टेम्परेचर्स मेंटेन कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट को प्रोसेस करके वहाँ पे लेके आते हैं। कस्टम 2 किस्म के केसेस होते हैं, जैसे एक में ये लोग वो लेके आते हैं फार्मर से डायरेक्ट कलेक्ट करते हैं, कुछ केस में फार्मर को डिलीवर करते हैं, उसके क्वालिटी चेक्स, उसकी क्लीनिंग, उसकी सारा कुछ उसको पैक करना, वेट्स के हिसाब से उसके बैचेस बनाना, फिर मेट्रो वालों को हैंड ओवर करना, वो सारे का सारा प्रोसेस जो है वो एजिलिटी ही हैंडल करती है ऑन बिहाफ ऑफ आप कह सकते हैं मेट्रो स्टोर्स। तो दैट इज़ अगेन एक लोकल एग्जांपल थी। फिर दूसरी लोकल हमने एग्जांपल उठाई मैकडॉनल्ड्स की। इट इज़ अ फास्ट फूड चेन दैट इज़ आल्सो ऑपरेटिंग इन मैनी सिटीज़ इन पाकिस्तान विद मल्टीपल चेन्स, विद मल्टीपल आप कह सकते हैं लोकेशंस। वो बेसिकली किस तरीके से ऑर्डर प्लेस करते हैं, उनके लिए एक वीनस डिस्ट्रीब्यूटर है जो पाकिस्तान में जो सर्टिफाइड है मैकडॉनल्ड्स यूएसए की तरफ से कि वो पाकिस्तान मैकडॉनल्ड्स को डिस्ट्रीब्यूशन देगा। उसने मैकडॉनल्ड्स के लिए स्पेशल अपना पूरा एक यूनिट क्रिएट कर लिया, एक सॉर्ट ऑफ एंटिटी बना ली है, बिजनेस एंटिटी यूनिट बना लिया जो सिर्फ मैकडॉनल्ड्स को डील करता है, वो उसकी सप्लाई चेन। अब ये जब ऑर्डर प्लेस करते हैं लेकिन स्टिल ये ऑर्डर जाके ग्लोबल फ्रेंचाइज कोई भी जाके ई मैक डिजिटल के ऊपर ऑर्डर प्लेस करते हैं कि हमें ये आइटम्स चाहिए। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये वाला है कि ऑर्डर डेली बेसिस पे प्लेस किया जाता है। मतलब कुछ चीज़ें तो डेफिनेटली स्टोर हो रही हैं कोल्ड स्टोरेज से, बाकी डेली की डेली बेसिस पे डिलीवर स्टोर की जाती है और उनको फिर हैंडल किया जाता है। इसमें इनबाउंड लॉजिस्टिक्स आ जाता है, इसमें आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स आ जाता है इनकी सप्लाई चेन के अंदर। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स इज द मूवमेंट ऑफ जो पाकिस्तान वीनस डिस्ट्रीब्यूटर ऑन डेली बेसिस उनको डिमांड मैनेजर की डिमांड फोरकास्ट के बेस पे कुछ आइटम्स डिलीवर करता है। ये वीनस पाकिस्तान स्टार्टेड डेडिकेटेड मैकडॉनल्ड्स लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस इन 1997, यूएसए ऑडिट टीम से सर्टिफाइड, वो सारी बातें जो मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स देयर आर ओनली 2 products, Muns and Cokes, which are sent directly to the restaurants. बाकी सारी वैसे डिलीवर होती है। वीनस पाकिस्तान हैज फुल फ्लैज फैसिलिटीज टू पैक लोकली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स एंड सैशेज शुगर, मतलब पूरा सेटअप उन्होंने बेसिकली लगाया हुआ है सिर्फ मैकडॉनल्ड्स के लिए। फिर मैकडॉनल्ड्स लॉजिस्टिक्स के अंदर आपकी कोल्ड चेन भी आ जाती है। इसमें अगेन इनके पास ट्रक्स ऐसे हैं जो आप कह सकते हैं एक ही ट्रक जो है वो मल्टीपल टेम्परेचर्स के ऊपर प्रोडक्ट्स को लेके आ सकता है, फ्रॉम -18 टू -25 डिग्री सेंटीग्रेड, साथ फिर 1 टू -4 डिग्री सेंटीग्रेड, और साथ फिर कंप्लीटली ड्राई आइटम्स जिनको ठंडा नहीं रखना। तो मैकडॉनल्ड के अंदर भी कोल्ड चेन का एस्पेक्ट आ जाता है। फिर इनकी आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स होती हैं। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स आप कह सकते हैं द प्रोसेस रिलेटेड टू स्टोरेज एंड मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रोडक्शन लाइन टू द यूजर विच इज़ नॉट वेरी फार अवे बाय द वे, क्योंकि इट इज़ अ सेल्फ सर्विस सॉर्ट ऑफ अ थिंग। मैकडॉनल्ड्स की रेस्टोरेंट्स जो हैं जो चेन्स हैं इनकी, तो उसमें जब एक फ्रेंचाइज पे एक कस्टमर आता है तो वो काउंटर से इतना ही दूर होता है, यहाँ से बन के उसको डिलीवर किया जाता है। डेफिनेटली उन्होंने पीछे इसके लिए बड़े मैकेनिज्म बनाए हुए हैं कि जो पीछे बन रही है किस तरीके से बनेगी, कौन कहाँ बनाएगा, उसके बाद हैंड ओवर करेंगे, वो कस्टमर को डिलीवर करेंगे। लेकिन इसमें एक एडेड एस्पेक्ट है, दैट इज़ आप कह सकते हैं होम डिलीवरीज़ का, कि प्रोडक्ट्स वो लोगों को घरों पे जब फ़ोन पे ऑर्डर प्लेस करते हैं उसके लिए भी पूरा इनका प्रोसेस है। एक इन्होंने डिस्पैच राइडर्स रखे हुए हैं जो आपको एक विद इन गिवन टाइम फ्रेम जो आपको कॉल करके बताते हैं उसके टाइम फ्रेम के अंदर डिलीवर कर भी देते हैं। सेकंड एस्पेक्ट के ऑर्डर फॉर एग्जांपल जब दिया जाता है तो उसके अंदर कोई एरर्स ना हो, खासतौर पे जब घर पे डिलीवर हो रहा है। उसका प्रोसेस क्या है कि आप बेसिकली कॉल करते हैं इनकी एक यूनिवर्सल एक्सेस नंबर को। दैट यूनिवर्सल एक्सेस नंबर एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे बहुत सारे आप कह सकते हैं इनके कस्टमर सर्विस रेप्स बैठे हुए हैं जो उस कॉल को रिसीव करते
करते हैं, ऑर्डर आपका नोट करते हैं, फिर आपके एड्रेस लेने के बाद आपकी नियरेस्ट चेन को कांटेक्ट करते हैं, अगर दैट इज कम्स अंडर डिलीवरेबल जोन्स, फिर उनको कांटेक्ट करते हैं और उनको कहते हैं कि ओके डिलीवर करो, फिर वो आपको कॉल करे कंफर्म करते हैं दैट वी आर गोइंग टू डिलीवर दीज आइटम्स इन दिस मच टाइम, दे एक्चुअली डू डिलीवर दोज आइटम्स। तो अब हमने लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के अंदर इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर थ्योरेटिकली ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट सारा डिस्कस करने के बाद फिर हमने एक आधा स्पेसिफिक सप्लाई चेन डिटेल में स्टडी की। हम लोगों ने दो केस स्टडी सॉर्ट ऑफ थिंग डिस्कस कर लिए, एजिलिटी का केस, एजिलिटी गिविंग सर्विसेज टू मेट्रो और मैकडॉनल्ड्स का केस हमने डिस्कस कर लिया टू गिव अ लोकल कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो। खाली आपको इंटरनेशनल बुक से पढ़ा देना इज़ नॉट नेसेसरी जब तक हम लोग लोकल कॉन्टेक्स्ट ना देख लें और किसी एक प्रोडक्ट की स्पेसिफिक डिटेल्स ना पढ़ लें। अगेन मैंने आप लोगों से पहले भी बोला, इट वुड बी वेरी मच रिकमेंडेड कि आपके आसपास किसी एरिया के अंदर अगर कोई बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी है, वो किस तरीके से ऑपरेट कर रही है, फ्लाइट फॉरवर्डर है, जो भी है किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, यू नीड टू विजिट दैट वंस, क्योंकि आप लोग स्पेशलाइज कर रहे हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के अंदर। फिर आप आई वुड अगेन रिकमेंड कि एजिलिटी के किसी बड़े वेयर हाउस को कॉन्टैक्ट करें, डू विजिट दैट, दे आर वेरी सोफिस्टिकेटेड सिस्टम, उनका वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत सोफिस्टिकेटेड है, जिसको हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर एंड डू कॉन्टैक्ट मी इफ एनीथिंग इज रिक्वायर्ड। आपको कुछ चीज़ समझ ना आ रही हो, कुछ पूछना हो, कुछ बुक के बारे में पता करना हो, डू कॉन्टैक्ट मी, यू कैन डू दैट एनी टाइम। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।